फर्स्ट न्यूज़ इंटरनेशनल कैटेगरी के अंदर यहाँ पर न्यूज़ बात हो रहा है यहाँ पर रायसीना डायलॉग के बारे में। रायसीना डायलॉग एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जो इंडिया का ही ऑफकोर्स इनिशिएटिव है। हर साल होता है, ये न्यू दिल्ली में होता है। ये 2016 से ये हर साल हो रहा है। ये इस साल का 2024 का न्यू दिल्ली में ही 9th एडिशन है। ये याद रखना आपको, 9th एडिशन है। 2016 से हर साल हो रहा है। और इस साल का जो है देखिए, ये जो रायसीना डायलॉग है, फर्स्ट इसके बारे में बेसिक्स बता देता हूँ। ये है क्या एक्चुअली। ये बेसिकली डायलॉग जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ खड़े हैं यहाँ पर। तो वहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो कंडक्ट करवाती है ये विद हेल्प ऑफ अ रिसर्च फाउंडेशन, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की हेल्प से दोनों मिला के ये कोऑर्डिनेशन करता है। बेसिकली डायलॉग जो है बेसिकली ये जो है बात करता है यहाँ पर जियो पॉलिटिक्स के बारे में, जियो इकोनॉमिक्स के बारे में। जो भी वर्ल्ड में जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो वर्ल्ड में जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मेजर जो चैलेंजेस है, उसको यहाँ पर उसका बारे में बात होती है। यहाँ पर इस साल जो है इसका जो थीम है बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको। चतुरंग, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉपरेट, क्रिएट। ये 4 जो वर्ड याद रखना आपको। चतुरंग, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉपरेट एंड क्रिएट। तो याद रखना ये हर साल 2016 से हो रहा है और हर साल न्यू दिल्ली में ही होता है। तो इस साल का थीम याद रखना है आपको। उसके साथ साथ मालूम होना चाहिए आपको ये जो डायलॉग है ये बेस्ड है शंग्रीला डायलॉग से। हम लोग लेके आए कॉन्सेप्ट। एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है, वी हैव ड्रॉन दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम सिंगापुर शंग्रीला डायलॉग। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि शंग्रीला डायलॉग से हम लोग क्या लेके बैठे हैं। यहाँ से हम लोग रायसीना डायलॉग जो हमारा है वो यहाँ से इसका कॉन्सेप्ट लिया गया है। तो यहाँ पर जो देखिएगा प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट करता है और जो रिसर्च और भी जो टीम्स है वो भी पार्टिसिपेट करती है। हर साल होता है, ये न्यू दिल्ली में होता है। रायसीना हिल्स जो वहाँ पर मिलेगा आपको, वहाँ आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है यूएई से आ रहा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से आ रहा है। यूएई का जो कैपिटल है अबू धाबी, वहाँ पर यूएई का सबसे पहला हिंदू टेम्पल इनॉग्रेट होने वाला रिसेंटली। मतलब उसके फाउंडेशन स्टोन जो है वो शायद रखे हैं हमारे पीएम, सॉरी इनॉग्रेट किए हैं। याद रखना आपको, यूएई का फर्स्ट हिंदू टेम्पल जो है वो यहाँ पर इनॉग्रेट हमारे पीएम जाके किए हैं वहाँ पर अबू धाबी के अंदर। अबू धाबी ऑफकोर्स यूएई का कैपिटल है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। आगे चलते हैं, दुबई से अगेन न्यूज़ आ रहा है। यूएई से अगेन सेकेंड न्यूज़ है, दुबई विल लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट एयर टैक्सी। देखिए दुबई का जो रिसेंटली जो इनिशिएटिव है वर्ल्ड का पहला एयर टैक्सी लॉन्च करना, तो ये इनिशिएटिव जो है दुबई ने लिया है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में जो हुआ था रिसेंटली, दुबई में ही हुआ था। इस वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के अंदर याद रखना आपको टर्की, कतर और इंडिया गेस्ट ऑफ ऑनर थे। 2024 में जो हुआ था ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, कहाँ पर हुआ? दुबई में। इसी समिट के एंड में दुबई ने अनाउंस किया कि वो लोग लॉन्च करेंगे वर्ल्ड का पहला एयर टैक्सी। ये रखना आपको, वर्ल्ड फर्स्ट एयर टैक्सी विल बी लॉन्च बाय दुबई इन दिस समिट। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में ये इनिशिएटिव का डिसीजन लिया गया है बेसिकली, जो ऑफकोर्स दुबई में ही हुआ था। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है इंडिया म्यांमार के से न्यूज़ आ रहा है। इंडिया म्यांमार के बीच में जो फ्री मूवमेंट रेजिम था उसको फाइनली इंडिया एंड कर रहा है यहाँ पर। बेसिकली इंडिया म्यांमार के बॉर्डर को मैं आपको दिखाता हूँ। ये इंडिया म्यांमार बॉर्डर है, देखिएगा, दिस इज द बॉर्डर ऑफ इंडिया म्यांमार। इससे पहले क्या था ना, इंडिया म्यांमार बॉर्डर के अंदर फ्री मूवमेंट था। मतलब आपको विदाउट वीज़ा जो ट्राइब्स रहते हैं यहाँ पर इंडियन बॉर्डर में, वो यहाँ से यहाँ आ सकते हैं कुछ किलोमीटर्स तक। म्यांमार के ट्राइब्स जो हैं जो यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, तो उनको बेसिकली एक फ्री मूवमेंट का एक दिया गया था कि ट्राइबल रीजन को ज़्यादा मुश्किल ना हो, आप मतलब एक दूसरे से मतलब आसपास इंटरेक्ट करने में हो गया। क्योंकि ये ट्राइब्स हैं यहाँ पर, ट्राइब्स जो होते हैं उनका घर आसपास बॉर्डर्स के इस पार कभी होता है कभी इस पार होता है, तो उनको मतलब कम्युनिकेशन करने के थोड़ा ईजी होना चाहिए, उस वजह से दिया गया। मगर इसको रिसेंटली बंद कर दिया गया है। दिस हैज़ बिन स्टॉप्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बेसिकली यहाँ पर क्यों स्टॉप किए हैं इसको, 2018 से चल रहा था कि 16 किलोमीटर्स तक आप जा सकते हैं विदाउट वीज़ा, तो उसका फ्री मूवमेंट रेजिम बोलते हैं इसको, तो उसको बंद कर दिया गया। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में बेसिकली इंडिया का जो कंसर्न्स है वो बोलते हैं कि यहाँ पर इन्फ्लिट्रेशन बहुत बढ़ गया है। जो ट्राइब्स के अलावा जो ड्रग का जो इश्यूज़ है, आर्म्स स्मगलिंग हो गया, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, और इंसर्जेंसी जो एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी बढ़ गए हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो उसको रोकने के लिए वी हैव डिसाइडेड टू स्टॉप दिस फ्री मूवमेंट रेजिम। यहाँ से क्या था कि रोहिंग्यास मुस्लिम्स जो है वहाँ से काफ़ी बार इंडिया आ जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करके इलीगल माइग्रेंट्स की तरह। यहाँ था कि ये जो ट्राइबल इशू है ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए माइग्रेशन प्रॉब्लम एक बन जा रहा है कि इलीगल माइग्रेंट्स आ जाते हैं उस तरीके से। मालूम होना चाहिए कि इंडिया म्यांमार सिंस ये बॉर्डर न्यूज़ में है तो आपको इंडिया के बारे में बॉर्डर्स मालूम होना चाहिए। सबसे पहला जो है यहाँ आपको बॉर्डर दिख रहा होगा इंडिया म्यांमार का, ये दिस इज़ द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड म्यांमार। तो म्यांमार का कैपिटल दिख रहा होगा आपको, नाफिंडाओ जो कैपिटल है, और इरावदी वहाँ की मेन रिवर है। वहाँ से देखना आपको कैपिटल्स के बाद जो है ये मैप है इंडिया का। मैप में मैंने बॉर्डर्स मार्क कर रखा है 1 2 3 4 करके। बेसिकली आपको बॉर्डर्स देखना है कि इंडिया के पास 7 नेबर्स हैं, लैंड नेबर्स हैं। देख रहा होगा इंडिया के पास टोटल 7 लैंड नेबर्स हैं। लाइक फॉर एग्जांपल चाइना हो गया आपका, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। तो याद रखना ये जो 7 लैंड बॉर्डर्स हैं हमारे, लैंड जो 7 जो लैंड नेबर्स हैं, तो वहाँ से आपको एग्जाम पूछ सकता है कि
सबसे लंबा बॉर्डर किसी के साथ शेयर करते हैं, सबसे छोटा बॉर्डर किसी के साथ शेयर करते हैं। जैसा ना, वो सातों में से सबसे लंबा बॉर्डर इंडिया और बांग्लादेश का है। सबसे लंबा बॉर्डर है इंडिया बांग्लादेश का। सेकंड लंबा बॉर्डर है, सेकंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर इज़ इंडिया एंड चाइना। थर्ड इज़ इंडिया एंड पाकिस्तान। फोर्थ में आएगा नेपाल, इंडिया नेपाल बॉर्डर। फिफ्थ नंबर में आता है म्यांमार, जो हम लोग का टॉपिक है, इंडिया म्यांमार के बारे में बात करते हैं। फिफ्थ यहाँ से फिफ्थ नंबर में आता है। फर्स्ट अगेन बता रहा हूँ, फर्स्ट इज़ बांग्लादेश, सेकेंड इज़ चाइना, थर्ड इज़ पाकिस्तान। फिफ्थ नंबर में आता है इंडिया म्यांमार। इंडिया म्यांमार का अगर मैं जूम करूँगा यहाँ पर, मेजरली इंडिया के 4 स्टेट्स यहाँ बॉर्डर बनाते हैं। फर्स्ट जो स्टेट है वो है आपका स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड मिलेगा आपको यहाँ पर, नागालैंड, मणिपुर है और मिजोरम है। ये 4 स्टेट्स बॉर्डर बनाते हैं विथ म्यांमार। सबसे लंबा बॉर्डर बनाता है इसमें से भी, चारों स्टेट में से स्टेट इज़ अरुणाचल प्रदेश सबसे लंबा बॉर्डर बनाता है विथ म्यांमार। तो ये 4 स्टेट्स का नाम याद रखना। इंडिया म्यांमार का बॉर्डर 5th नंबर में आता है, अराउंड 1600 किलोमीटर्स का बॉर्डर है। और 7th में सबसे स्मॉलेस्ट बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान के साथ हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना, ये याद रखिएगा ये पॉइंट। उसके बाद देखते हैं न्यूज़ है टॉप 10 वर्ल्ड इकोनॉमी से आ रहा है न्यूज़। बेसिकली जर्मनी जो है वो स्लिप डाउन कर गया है एक नीचे पॉइंट, और जापान जो है एक पॉइंट नीचे चला गया और जर्मनी ने उसको ओवरटेक कर लिया। ये पॉइंट था न्यूज़ में। तो ये था ना, वर्ल्ड का जो है टॉप इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड यूएस का है। सेकंड नंबर में आता है चाइना, थर्ड इज़ जर्मनी जो अभी रिसेंटली ओवरटेक किया जापान को। फोर्थ में ऑफकोर्स जापान रहेगा, फिफ्थ नंबर में इंडिया है, याद रखना। फिफ्थ इंडिया इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इंडिया के नीचे है यूके, यूनाइटेड किंगडम। याद रखना आपको, वर्ल्ड के 5 इकोनॉमीज टॉप 5, लार्जेस्ट इज़ यूएसए और इंडिया इज़ फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं नेशनल कैटेगरी से, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको कवर करते हैं करके। फर्स्ट जो न्यूज़ आ रहा है वो है न्यू क्रिमिनल लॉ से न्यूज़ आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो इंडिया में जुलाई 1 से, जो जुलाई का महीना चल रहा है इस वक्त, जुलाई 1 से न्यू क्रिमिनल लॉज एक्टिवेट हो गए हैं। इसके लिए क्या बता रहा हूँ आपको मैं, इंडिया में टोटल 3 लॉज हैं, बता रहा हूँ, जो मतलब क्रिमिनल लॉज इंडिया में मेजरली बहुत सारे हैं, मगर मेजरली 3 हैं। फर्स्ट जो है वो था पहले इंडियन पिनल कोड, आपको मालूम होगा आईपीसी बोलते हैं इसको, इंडियन पिनल कोड 1860 का ये था। उसके बाद था सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1973 में ये आया था ऑफकोर्स, और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये तीनों को जो पुराने लॉज थे इसको हम रिवैम्प करके नए लॉज बना दिए, नया नाम भी चेंज कर दिया इसका। लाइक फॉर एग्जांपल इंडियन पिनल कोड का आप सुनेंगे इनके बारे में। इंडियन पिनल कोड का काम ये है, 1860 में आया था बेसिकली। इंडियन पिनल कोड का काम ये है बेसिकली, ये बताता है कि पनिशमेंट क्या मिलेगा, पेनल्टी, जो वर्ड दिख रहा है ना पिनल का मतलब होता है कि आप क्राइम अगर किए हैं तो उसका पनिशमेंट क्या होने वाला, उस इस डॉक्यूमेंट में मेंशन किया हुआ है कि पनिशमेंट क्या होगा, क्राइम अगर किए उसका पनिशमेंट क्या है। तो आईपीसी 1860 का जो था, इसका नया नाम जो आ गया यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता 2023 रखना, 2023 में बेसिकली बिल आया था, अब उसको एक्टिवेट कर रहे हैं यहाँ पर। भारतीय न्याय संहिता जो है इसका नया नाम है। सेकेंड जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है। अब क्या है क्रिमिनल प्रोसीजर? क्रिमिनल प्रोसीजर मालूम होगा आपको कि कोई अगर क्राइम अगर कर देता है तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है पुलिस टीम को उसको आगे कोर्ट तक लेके जाने के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल उसको अरेस्ट करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, वहाँ पर बेल देना है, तो वहाँ क्या प्रोसीजर इन्वॉल्व है, किस तरह प्रोसीजर फॉलो करना है हमारी टीम को, जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसको रिप्लेस करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नाम दे दिया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो अगेन उसका भी चेंज हो गया यहाँ पर, 1872 में आया था, बहुत पहले आया था ये। उसका नया नाम है भारतीय शिक्षा अधिनियम बिल, भारतीय शिक्षा अधिनियम बिल। तो ये आपको ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ये बताता है कि सर एविडेंस किस तरह कोर्ट में आप डाल सकते हैं, किस तरह एविडेंस का जो रूल्स है फॉलो करना है आपको, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, इस तरह के बारे में डील करता है ये। अगेन बता रहा हूँ, आईपीसी बात करता है पनिशमेंट के बारे में, नया नाम इसका है भारतीय न्याय संहिता। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बताएगा प्रोसीजर के बारे में टू बी फॉलोड, ठीक है ना। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, भारतीय शिक्षा बिल बोलते हैं इसको, ठीक है, भारतीय शिक्षा अधिनियम, ठीक है। बेसिकली ये तीनों के तीनों जो देखेंगे आप प्रायरली ये ब्रिटिशर्स का कॉन्सेप्ट हम लोग लिए हैं। देखिएगा ये तो आईपीसी पूरा का पूरा ही ब्रिटिशर्स का देना है, इंडियन एविडेंस एक्ट पूरा का पूरा ही ब्रिटिशर्स का देना है। अब सीआरपीसी भी देखेंगे अगर तो इसका भी कॉन्सेप्ट कहने का ब्रिटिशर्स ही देके गए थे हमको, ठीक है ना, वहाँ से हम लोग इसको डायरेक्ट लेके बैठे हैं। तो 1860 का ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो यहाँ पर देखिए ब्रिटिश कॉन्सेप्ट था बेसिकली, ब्रिटिशर्स का फोकस था, उनका फोकस था पनिशमेंट के ऊपर, दे फोकस ऑन पनिशमेंट कि किस तरह पनिशमेंट देना है। पर हमारा यहाँ पर जो नया लॉ है, जो नया नाम है, ये तीन जो नए नाम दिख रहे हैं, इनका मेन फोकस है जस्टिस के ऊपर कि किस तरह जस्टिस एनहांस कर सकते हैं। पनिशमेंट तो एक पार्ट है उसका, ठीक है, मगर मेन फोकस हमारा होगा जस्टिस के ऊपर। ब्रिटिशर्स जो लेके आए थे इस उसको उनका मेन मोटिव था पनिशमेंट किस तरह दिया जाएगी। मालूम होगा हमारे फेमस लीडर्स सबको पनिशमेंट दिया गया विद द हेल्प ऑफ दिस लॉज। उसके बारे में इसलिए हम लोग इसको रिप्लेस कर दिए हैं पूरा, कुछ नए प्रोविजंस भी ऐड हुए हैं और पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है पूरा चेंज हो गया है यहाँ पर।
पूरा जो आपका थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग है पूरा ये 3 बुकलेट्स का वो चेंज हो गया यहाँ पर। याद होना चाहिए आपको आईपीसी के जो सेक्शंस थे वो अराउंड 511 थे। अब इस वक्त भारतीय न्याय संहिता के सेक्शंस गिर गए, 358 आ गए। बेसिकली जो नंबर ऑफ सेक्शंस हैं वो यहाँ पर डिक्रीज़ हुए हैं। सीआरपीसी के अंदर सेक्शंस बढ़ गए हैं, जो पहले जितने थे उससे बढ़ गए हैं। पहले 484 थे, अब 531 आ चुके हैं, नए सेक्शन बढ़ चुके हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट में भी बढ़ गए हैं, अराउंड 166 पहले थे, अब बढ़ के 170 आ गए हैं। ठीक है ना, आपको इंडियन पिनल कोड में सेक्शंस कम हुए हैं, नंबर ऑफ सेक्शंस जो होते हैं सीआरपीसी के अंदर बढ़े हैं और इंडियन एविडेंस एक्ट में भी बढ़े हैं। और यहाँ पर बेसिकली जो मोटा मोटी चेंज क्या हुआ है, हम लोग ने बेसिकली जो EFI का सिस्टम है वो नया सिस्टम यहाँ लेके आया है और करप्शन से किस तरह टैकल कर सकते हैं वहाँ पर नए नए प्रोविजंस यहाँ पर लागे गए हैं और नए नए क्राइम्स जो है वो डिफाइन यहाँ करेंगे। देखिए यहाँ पर ये 1860 का ये लॉ है सर, 1860 का। उस समय क्राइम का डेफिनेशन अलग था। आजकल के नए नए क्राइम्स आ गए हैं, लाइक साइबर क्राइम हो गया, आपका टेररिज्म हो गया, इतना वार्ड स्केल में हो रहा है, इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, ये सब नए नए क्राइम्स जो आ गए हैं जो लोग कर रहे हैं। लाइक मॉब लिंचिंग हो गया आपका, उसको भी यहाँ पर जगह दी गई है। टेररिज्म का जो डेफिनेशन है वो बहुत ब्रॉड कर दिया गया, टेररिज्म का डेफिनेशन, और वुमेन और चिल्ड्रन के लिए प्रोटेक्शन थोड़ा बढ़ा दिया गया है। और ये सब कुछ है, टेररिज्म का जो डेफिनेशन है वो बहुत ब्रॉड कर दिया गया है यहाँ पर। बाकी मेजरली हमारा फोकस ऑन जस्टिस के ऊपर फोकस यहाँ पर है। तो याद हमें ये तीनों नाम याद होना चाहिए। और जुलाई 1 से इसको एक्टिवेट भी कर दिया गया है ऑलरेडी। ठीक है ना, हमारे लॉ मिनिस्टर देख रहे होंगे यहाँ हैं यहाँ पर। ओके, ये नए नए नाम है, मैं को ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओवरऑल भारतीय न्याय संहिता इज़ न्यू रिप्लेसमेंट ऑफ इंडियन पिनल कोड, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इज़ रिप्लेसमेंट ऑफ CRPC एंड भारतीय शिक्षा अधिनियम इज़ रिप्लेसमेंट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। जुलाई 1 से एक्टिवेट हुआ है। ठीक है, और एक कुछ हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन आता है कि सर हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन है कि सर लॉज जो हैं वहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री में कहाँ लिखे गए थे। 2 बुकलेट्स का नाम मालूम होना चाहिए आपको, धर्मशास्त्र जो हैं उसके बारे में एंड अर्थशास्त्र। धर्मशास्त्र जो थे वो लीगल टेक्स्ट हैं, वो लिखे गए थे मनुस्मृति, जो मनुस्मृति जो है वो मनु का जो वो रूल्स लिखे गए हैं वहाँ पर। और यहाँ पर जो अर्थशास्त्र है वो लिखे गए थे, वो लिखा गया है चाणक्य के द्वारा। ठीक है ना, वो इस बुक बाय चाणक्य। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है एजुकेशन सेक्टर से आ रहा है ऑफकोर्स। 1 नेशन 1 स्टूडेंट ID। आपको मालूम होगा हमारे देश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक नई पॉलिसी आई थी जो एजुकेशन सिस्टम को पूरा चेंज कर दिया। इस पॉलिसी के तो बोला गया था कि हम लोग आने वाले समय में 2020 में पॉलिसी आई थी, तो आने वाले समय के अंदर वी विल एक्चुअली स्टोर द एकेडमिक डिटेल्स ऑफ अ स्टूडेंट का जो एकेडमिक डिटेल्स है उसको हम डिजिटली स्टोर करेंगे। ये 2020 में बोला गया था, अब उसको किया जा रहा है। 2020 में बोला गया था, 2024 में उसको एक्टिवेट कर रहे हैं हम लोग। हम लोगों ने बेसिकली रजिस्ट्री यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। वी आर क्रिएटिंग अ रजिस्ट्री। रजिस्ट्री का नाम क्या? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये परमानेंट एकेडमिक अकाउंट है आपका, एक स्टूडेंट का एकेडमिक हिस्ट्री क्या है उसके बारे में इस रजिस्ट्री में रहेगा। पूरा का पूरा इसका जो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की तरह काम, जिस तरह एक बैंक होता है ना, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, आपको पास में कितना क्रेडिट मिला है, किस स्टेज में आपको मिला है। बेसिकली हर एक स्टूडेंट के लिए ये बेसिकली कंपलसरी तो नहीं है, बेसिकली एक वॉलंटरी चीज़ है। अगर आप करना चाहते हैं वॉलंटरी है, नॉट कंपलसरी। हर एक स्टूडेंट को यहाँ पर एक अपार ID मिलेगा। अपार क्या है? अपार बेसिकली ये लिखा होगा अपार इज दिस ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। एक ID मिलेगा, 12 डिजिट का ID होता है ये, दिस इज अ 12 डिजिट ID होता है ये। यहाँ पर उसका जो पूरा एकेडमिक जो ट्रैक रिकॉर्ड है यहाँ स्टोर कर दिया जाएगा। जिस तरह आपका डिजी लॉकर होता है ना, लाइसेंस स्टोर करने के लिए, डॉक्यूमेंट स्टोर करने, उसी सेम तरीके से ये स्टूडेंट का एकेडमिक जो चीज़ है यहाँ पर स्टोर करता हुआ मिलेगा आपको। ठीक है ना। और मैं बता दें कि अपार ये क्या है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री बेसिकली स्टोर करेगा। और ये वॉलंटरी है, मैंडेटरी नहीं है। 12 डिजिट का कोड दिया जाता है ऑफकोर्स, और एक वाइटल टूल है ताकि एजुकेशन प्रोग्रेस को हम ट्रैक कर सकें पूरी तरीके से। यहाँ पर जिस तरह डिजी लॉकर होता है ना, सिमिलर तरीके से ये काम करेगा। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में वो स्टोर करेगा एकेडमिक डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट न्यूज़ है आसाम से न्यूज़ आ रहा है। आसाम को एक GI टैग मिला है। GI टैग में काजी नींबू देख रहे होंगे आप, यहाँ पर है फोटो उसका GI टैग रिसेंटली आसाम को मिलेगा था। काजी नींबू का GI टैग एग्जाम में आ गई, तो इट इज़ गिवन टू आसाम। नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली बहुत अच्छा न्यूज़ है। यहाँ पर पहली बार एक एयरपोर्ट के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एक हम लोग एस्टैब्लिश करने वाले हैं। कोचिन एयरपोर्ट जो ऑफकोर्स केरला में मिलेगा आपको, वहाँ पर इंडिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जिसके अंदर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनने वाला है। ग्रीन हाइड्रोजन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर BPCL भी इन्वॉल्व है और कोचिन अथॉरिटी भी इन्वॉल्व है। यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी भी इन्वॉल्व है। यहाँ पर याद रखना आपको, कोचिन एयरपोर्ट के अंदर इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का यहाँ पर बात हो रहा है, ये बनने वाला है रिसेंटली। नेक्स्ट न्यूज़ है अगेन नेशनल न्यूज़ है। नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है बेसिकली, वर्ल्ड का, आई थिंक वर्ल्ड का ना, इंडिया का ऐसा कुछ है, वर्ल्ड का है। वर्ल्ड का फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी जो है
अराउंड 500 AD के आसपास ये इनॉग्रेट किया गया था बाय कुमार गुप्ता डायनेस्टी जब थी हमारे यहाँ पर इंडिया में। उन्होंने एक वर्ल्ड का पहला रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी बनाया था, उसका नाम था नालंदा यूनिवर्सिटी। ये बिहार में मिलेगा आपको। तो यूनिवर्सिटी बनाया गया तो उसके बाद एक लीडर आए थे 1193 के अंदर, कुतुबुद्दीन ऐबक के अंदर काम कर रहे थे वो, उनका नाम था मोहम्मद बख्तियार खिलजी। इन्होंने पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो वहाँ से जो कितने सारे पुराने कॉन्सेप्ट्स हमारे हाथ से चले गए, कितना कुछ हम लोगों ने खो दिया यहाँ से। तो मोदी जी ने ठान लिया था कि इसको जल्दी इसको रिवैम्प करके आगे बढ़ाना है। बेसिकली इसका काम 2010 से स्टार्ट हो गया था, बहुत पहले से चल रहा था, मगर अभी इसको इनॉग्रेट किया गया है बिहार के अंदर। नालंदा यूनिवर्सिटी वर्ल्ड का पहला रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है ये, कुमार गुप्त ने बनाया था गुप्ता डायनेस्टी के अंदर 5th सेंचुरी AD के अंदर, और डिस्ट्रॉय किया गया था मोहम्मद बख्तियार खिलजी के द्वारा, हु वॉज अ वर्किंग जनरल अंडर कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे रूल करते थे इंडिया को अराउंड 1193 के आसपास। तो वहाँ पर इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर बख्तियार खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय किया था, याद रखना आपको। अब मोदी जी ने इसको रिसेंटली इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट न्यूज़ है भारत टेक्स। भारत टेक्स सबसे बड़ा टेक्सटाइल इवेंट है, ठीक है ना, टेक्सटाइल इवेंट है सबसे बड़ा, जो रिसेंटली न्यू दिल्ली में इसको इनॉग्रेट किया गया है, लॉन्च किया गया। बेसिकली हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट जो अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं यहाँ पर अपना वो टेक्सटाइल्स दिखाता है यहाँ पर। सबसे बड़ा इवेंट है टेक्सटाइल का, न्यू दिल्ली में हुआ ये भारत टेक्स नाम का। नेक्स्ट न्यूज़ है पंकज उधास जी से न्यूज़ आ रहा है यहाँ पर, उनका डेथ हो गया रिसेंटली एंड ही वॉज अ सिंगर। याद रखना आपको, पंकज उधास जी एक फेमस सिंगर थे। एग्जाम में पूछ सकता है कि पंकज उधास जी क्या थे, डांसर थे, सिंगर थे, वॉज अ सिंगर, इनका रिसेंट डेथ हो गया है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है सुदर्शन सेतु। सुदर्शन सेतु बेसिकली इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है। दिख रहा होगा ब्रिज में आपको केबल्स लिखा गया है, केबल्स के द्वारा सपोर्ट मिल रहा है ब्रिज को। ब्रिज का जो मेजर सपोर्ट है केबल्स के थ्रू डाला गया है। तो इंडिया का सबसे बड़ा केबल स्टेट ब्रिज है। कहाँ मिलेगा आपको? ये आपको मिलेगा गुजरात के अंदर, इट इज़ इन गुजरात। गुजरात के अंदर जो द्वारका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ मिलेगा आपको। ये था इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज। एग्जाम में बहुत बड़ा क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। मैं आपको अगर PYQs अगर आप देखेंगे ऑलरेडी इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज पूछ चुके हैं वो लोग। इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा अब तक का, और वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बताऊँगा आपको क्या करके। इंडिया फर्स्ट है, इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज पूछेगा अगर आपको, दैट इज़ अतल सेतु। अतल सेतु आपको मिलेगा मुंबई के अंदर, मुंबई टू नवी मुंबई कनेक्ट करता है ये, महाराष्ट्र के अंदर मिलेगा आपको। 21.8 किलोमीटर्स का ब्रिज है, इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज है अब तक का, अटल सेतु इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट है इंडिया के अंदर ही है ये भी, नेक्स्ट वाला वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज, या फिर एग्जाम पूछ सकते हैं वर्ल्ड का हाईएस्ट आर्क ब्रिज। दोनों सेम ही है, इसका दोनों का आंसर सेम बनता है। हाईएस्ट रेल ब्रिज बोलिए, मतलब रेलवे के लिए है बेसिकली, और आर्क बेसिकली आर्क शेप में ये ब्रिज है एक्चुअली, इसलिए इसका नाम आर्क ब्रिज है। ये आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा, आपको चिनाब रिवर के ऊपर मिलेगा, ठीक है ना। वर्ल्ड का हाईएस्ट है, 1178 फीट है, 1178 फीट। और ये वाला वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट पूछेगा दैट अटल सेतु, और हाईएस्ट पूछेगा रेल ब्रिज, जैसे चिनाब ब्रिज बोलते हैं इसको, चिनाब रिवर के ऊपर मिलेगा और जम्मू कश्मीर में मिलेगा आपको। नेक्स्ट न्यूज़ है टाटा ट्रस्ट की तरफ से आ रहा है। टाटा ट्रस्ट बेसिकली इंडिया का पहला स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल बनाए हैं मुंबई के अंदर। देखिए टाटा ग्रुप को, मेरे हिसाब से रतन टाटा को भारत रत्न तो मिलना ही चाहिए, ठीक है ना। जिस तरह वो फिलैंथ्रोपी कर रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, टाटा ट्रस्ट हैज़ डन इमेंस वर्क इन इंडिया। तो यहाँ से इंडिया का पहला स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल, पहला स्पेसिफिक फॉर एनिमल्स, हैज़ बिन इनॉग्रेटेड इन मुंबई में ये उसको खोला गया है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते, नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है आदि महोत्सव। आदि महोत्सव बेसिकली एक ट्राइब इवेंट है, जहाँ पर अलग अलग ट्राइब्स आते हैं, अपना अपना जो लोकल जो उनका जो ट्राइबल आर्ट होता है वो दिखाते हैं, आदि महोत्सव। तो ये रिसेंटली दिल्ली में ही हुआ है रिसेंटली, जिस तरह भारत टेक्स दिल्ली हुआ, ये भी दिल्ली में ही मिलेगा आपको। आदि महोत्सव नाम का ट्राइबल इवेंट है बेसिकली, अलग अलग ट्राइब्स आते हैं यहाँ पर, ट्राइबल आर्ट हो गया, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह यहाँ पर उसको शोकेस करेंगे। और इंडिया के करंट ट्राइबल मिनिस्टर का नाम यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिएगा इसको एक बार आप। नेक्स्ट न्यूज़ है एक स्कीम की तरफ से है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। बहुत इंटरेस्टिंग स्कीम है सूर्य घर। यहाँ बेसिकली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश करे कि हर घर के ऊपर जो है एक सोलर पैनल होना चाहिए। इस तरह जो हाउस होल्ड का जो रूफ होता है वहाँ पर इस तरह का सोलर पैनल होगा, तो हर घर अपने आप में ही सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, अपने आप में वो सेल्फ सफिशिएंट तरीके से सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसके बारे में, इसके लिए जो सोलर पैनल्स काफ़ी कॉस्टली आते हैं, ठीक है ना, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सब्सिडी देने वाली है अगर आप लगाना चाहते हैं तो, ठीक है ना। अराउंड 75,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, टोटल 75,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। हर एक हाउस होल्ड को अप टू 300 यूनिट्स तक एनर्जी पहुंचाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ दिस सोलर पैनल्स के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसको देख रही है, जिसके प्रहलाद जोशी इसके मिनिस्टर हैं इस वक्त। यहाँ बेसिकली काम हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरह करी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली जो सोलर पैनल्स का जो कॉस्ट है उसका 60% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेयर करेगी, रेस्ट 40% आपको बेयर करना है, ठीक है ना। बेसिकली हाउस होल्ड्स को सब्सिडी मिलने वाला है अगर आप इंस्टॉल करवाते हैं, जो ऑफकोर्स 60% तक होने वाला है ऑफ द कॉस्ट ऑफ सोलर पैनल। बाकी का रेस्ट अमाउंट जो है वो आपको बेयर करना है, जो हाउस होल्ड वाले को बेयर करना है। मगर ऑफकोर्स कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पर।
आपका जो फैमिली इनकम है वो 1.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ कोर्स आप नहीं होने चाहिए। ये 2 मेजर जो कंडीशंस आपको देखना है, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है भारत राइस। देखिए इंडिया में जो राइस का जो प्राइस है वो बहुत इन्फ्लेशन, इसका अराउंड 15% प्राइस राइज हो चुका है लास्ट ईयर से कंपेरिजन करेंगे अगर, तो उसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अपने तरफ से एक सपोर्ट दे रही है। भारत राइस नाम का एक राइस बहुत ही कम रेट में 29 रुपीज़ पर केजी में कंज्यूमर्स को अवेलेबल करवा रही है। देखना वही पॉइंट कि भारत राइस इज अ ब्रांड नेम अंडर विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेलिंग दिस राइस एट द रेट ऑफ 29 रुपीज़ पर केजी टू फाइट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो है बहुत 15% के ऊपर हो चुका है एक्चुअली, तो उसको रोकने के लिए 5 और 10 केजी का पैकेट आता है एक्चुअली, उसको यहाँ पर भारत राइस नाम का पैकेट यहाँ दिया जा रहा है। और ये इनिशिएटिव के अंदर 2 ऑर्गेनाइजेशन का नाम बार बार आया है न्यूज़ के अंदर, इनका दोनों का फुल फॉर्म याद होना चाहिए आपको। फर्स्ट है नाफेड, नाफेड का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, फर्स्ट है। सेकंड जो बॉडी है यहाँ पर नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया, NCCF जिसका फुल फॉर्म है। NCCF पहला, नाफेड, नाफेड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा पॉइंट। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन जो है यहाँ पर ये बॉडी इन्वॉल्व है, ताकि ये भारत राइस को बहुत ही कम दाम में कंज्यूमर्स तक पहुँचाया जा सके। नेक्स्ट न्यूज़ है एजुकेशन सेक्टर से अगेन एक न्यूज़ है। बेसिकली आपको मालूम होगा कि आपको UGC नेट का जो एग्जामिनेशन हुआ, फिर नीट का जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, अभी तक उसका कोई सॉल्यूशन पूरा आया नहीं है, मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सतर्क हो चुकी है और एक लॉ लेके आई है, नया एक कानून आ चुका है, ताकि जो पेपर जो लीक हो रहा है यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का, उसको रोक सकें पूरा, और एक पेनल्टी लगा सकें जो भी यहाँ पर कल्प्रिट है यहाँ पर। तो बिल का नाम होगा, आपको एक्ट का नाम मालूम होना चाहिए आपको, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल। यहाँ पर अगर आपका पेपर लीक होता है तो इसको एक क्राइम बना दिया गया है, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया गया है। बेसिकली अरेस्ट विदाउट वारंट हो सकता है अगर आप इसमें अगर आप डील कर रहे हैं। नॉन बेलेबल ऑफेंस है, बेल नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर, एंड नॉन कंपाउंडेबल, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता यहाँ पर। फर्स्ट बता रहा हूँ आपको, कॉग्निजेबल का मतलब है अरेस्ट विदाउट वारंट, बिना वारंट के आपको अरेस्ट किया जा सकता है। नॉन बेलेबल, बिल एज अ राइट आपको नहीं मिलेगा, एंड नॉन कंपाउंडेबल मतलब है इसका कोई कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ हो नहीं पाएगा आपका। और ये जो है बिल जो है ये अराउंड अगर आप किसी भी कल्प्रिट को 1 करोड़ तक का फाइन या फिर 5 ईयर्स तक का जो पनिशमेंट दिया जा सकता है यहाँ पर। और ये एप्लीकेबल है SSC, UPSC, RRB, IAPS एंड NTA। ऑफकोर्स NTA तो यहाँ पर बहुत चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पर ये 6 बॉडीज़ के एप्लीकेबल, ये 6 जो एग्ज़ाम करवाते हैं उसके ऊपर ये लागू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, याद रखना ये 6 के बारे में। और ये जो है ऑलरेडी लागू हो चुका है, 21 जून से ऑलरेडी लागू हो चुका है ये। नेक्स्ट न्यूज़ है एक मेला से बारे में आ रहा है, सूरज कुंड मेला। एग्जाम में बहुत बार आया है सूरज कुंड मेला, ये हर साल होता है एक्चुअली, फरीदाबाद में किया जाता है। फरीदाबाद में मेला है एक्चुअली, फरीदाबाद हरियाणा में मिलेगा आपको, हरियाणा के अंदर। हरियाणा के CM जो है, नए CM रिसेंटली चेंज हुए हैं, तो नायब सिंह साहनी इस वक्त के CM हैं। इससे पहले मनोहर लाल थे, ठीक है ना, इस वक्त करंट इस नायब सिंह साहनी, और उनके गवर्नर का नाम भी है मेंशन किया हुआ, उसको एक बार आप देख लीजिएगा। सूरज कुंड मेला दिख रहा होगा आपको, हरियाणा के गवर्नर हैं और प्रेसिडेंट मुर्मू यहाँ पर इनॉग्रेट कर रहे हैं इसको, सूरज कुंड मेला फरीदाबाद। यहाँ बेसिकली अगेन सेम चीज़ है एक्चुअली, क्राफ्ट मेला है बेसिकली। सूरज कुंड जो है यहाँ पर अलग अलग क्राफ्ट्समैन आते हैं और अपना जो क्राफ्ट उनका जो है वहाँ पर दिखाते हैं। बेसिकली इंडिया का जो पास्ट कल्चर हेरिटेज है उसको यहाँ पर बढ़ाया जाता है बेसिकली। और गुजरात इस साल का थीम स्टेट है यहाँ पर। और तांजानिया जो है, तांजानिया विल पार्टिसिपेट एज अ पार्टनर नेशन। इस साल में जो सूरज कुंड मेला जो है यहाँ पर तांजानिया जो है पार्टनर नेशन की तरह पार्टिसिपेट करेगा यहाँ पर। न्यूज़ है नागपुर शहर। नागपुर बेसिकली इंडिया का पहला सिटी है जो बेसिकली इट इज़ अ फर्स्ट सिटी टू कम विद अ प्लान दैट इज़ ज़ीरो कार्बन बिल्डिंग प्लान। ठीक है, नागपुर जो महाराष्ट्र में जो है एक सिटी है नागपुर, बेसिकली वो एक प्लान लेके आया है जहाँ पर नागपुर के अंदर जो भी बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स को हम लोग नेट ज़ीरो बनाएंगे। नेट ज़ीरो का मतलब क्या है, बिल्डिंग से जो भी कार्बन एमिशन हो रहा है, कार्बन एब्जॉर्ब भी बिल्डिंग से ही होगा। तो ओवरऑल जो कार्बन एमिशन जो जितना एमिशन हो रहा है और जितना एब्जॉर्ब हो रहा है वो दोनों इक्वल कर देंगे। एमिशन जितना उसको एब्जॉर्ब भी कर लेंगे, इक्वल होकर नेट ज़ीरो बनाना है हमारा एम। नेट इज टू अचीव नेट ज़ीरो। जब जितना कार्बन एमिट हो रहा है उतना एब्जॉर्ब भी हो रहा है। नागपुर इज़ द फर्स्ट सिटी टू कम विद दिस प्लान। जो भी बिल्डिंग्स हैं उसको नेट ज़ीरो बनाने का प्लान इनके पास है। 2030 तक जो नई बिल्डिंग्स हैं उनका प्लान है, और 2050 तक जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उनको कन्वर्ट किया जाएगा ताकि नेट जीरो अचीव हो सके। 2030 का इनिशियल टारगेट है, नए बिल्डिंग्स जो यहाँ पर बनेंगे अभी रिसेंटली, और एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स को भी वहाँ पर 2050 तक कन्वर्ट किया जाएगा ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है उसको थोड़ा कम कर सकें, ताकि ग्लोबल वार्मिंग का जो इश्यूज़ है वो थोड़ा टैकल कर सकें वहाँ पर, उस वजह से। फर्स्ट नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया का पहला बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री, सबसे बड़ा एक्चुअली बैटरी स्टोरेज सिस्टम है, जम्मू कश्मीर में इनॉग्रेट किया गया रिसेंटली, इसको डाला गया यहाँ पर। इंडिया का पहला
बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर लाया गया, याद रखना आपको चीज़। और ये किस कंपनी लाया है? गुड इनफ एनर्जी एक कंपनी का नाम है जो इन्होंने इसको स्टार्ट किया है, बैटरी स्टोरेज, ठीक है ना। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है BHU की तरफ से आ रहा है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बेसिकली BHU जो है वो नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला ह्यूमन DNA बैंक यहाँ बनाने वाला है, ठीक है। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ह्यूमन DNA बैंक, DNA का जो फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डेक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड। बेसिकली ये DNA जो है ना, यहाँ DNA में आपको फोटो दिख रहा होगा, यहाँ पर आपका जीन स्टोर रहता है। जो ह्यूमन्स का जो जीन्स होता है वो DNA में रहता है। जो भी जीन्स वहाँ पर जो पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं हम लोग, तो जो जीन्स है वो DNA में स्टोर रहता है हमेशा, याद रखना आपको। तो इसको हम लोग स्टोर करने के बाद करने एक बैंक में, याद रखना चाहिए आपको, इंडिया का पहला DNA बैंक टू स्टोर DNA। क्यों करना है यहाँ पर? बेसिकली हमारा प्लान है यहाँ पर कि 50,000 सैंपल्स कलेक्ट करना है अलग अलग ह्यूमन बींग्स का, और इसको स्टोर कर रखना है ताकि फ्यूचर में कोई भी अगर डिजीज़ हो जाए या पैंडेमिक हो जाए या फिर एपिडेमिक हो जाए तो वहाँ पर जीन बेस्ड स्टडी हो सके। जीन बेस्ड स्टडी करने के लिए हम लोग को डिजीज़ के बारे में कुछ पर्सनलाइज मेडिसिन देना हो, डिजीज़ के बारे में कुछ रिसर्च करना हो, तो वहाँ से हम लोग जीन बैंक में का डाटा रहेगा तो वहाँ से डायरेक्ट हम रिसर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर मालूम होना चाहिए आपको, BHU के अंदर एक मशीन हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं इसके लिए, ऑटोमेटेड DNA एक्सट्रैक्टर मशीन। ये रखना चाहिए, ये मशीन यहाँ पर इंस्टॉल होने वाला है, ऑटोमेटेड DNA एक्सट्रैक्टर मशीन एट BHU कैंपस। तो उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट है यहाँ मालूम होना चाहिए कि एक और सेकेंड जो लिंक न्यूज़ है यहाँ से कि इंडिया का पहला जो DNA बैंक फॉर वाइल्ड लाइफ, इससे पहले हम लोग देखें ह्यूमन्स के लिए वो था BHU के अंदर। अब वाइल्ड लाइफ के लिए ऑलरेडी एक बैंक है हमारे पास ऑलरेडी हैदराबाद में, एंडेंजर्ड स्पीसीज़ के लिए। जो भी स्पीसीज़ एंडेंजर्ड है, जिसकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट बहुत ही कम है या फिर थ्रेट इनको है, एक्सटिंक्ट की तरफ जा सकते हैं ये, तो उनके लिए ऑलरेडी हैदराबाद बेस्ड में एक आपका बैंक है टू स्टोर DNA ऑफ वाइल्ड लाइफ। हम अलग से इंडिया का पहला DNA बैंक फॉर वाइल्ड लाइफ बनाने वाला हम लोग बरेली के अंदर, याद रखना आपको, यहाँ पर बरेली के अंदर होने वाला है वो चीज़। और ह्यूमन्स का है BHU के अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको यहाँ पर कि यहाँ पर इंडिया का पहला ह्यूमन DNA बैंक कहाँ होने वाला है? ऑफकोर्स BHU। सेकेंड जो क्वेश्चन है कि कौन सी मशीन वहाँ पर लॉन्च होने वाली है, ऑटोमेटेड DNA एक्सट्रैक्टर मशीन। और ऑलरेडी जो वाइल्ड लाइफ के लिए ऑलरेडी जो DNA बैंक ऑलरेडी है हैदराबाद में, जो नया अभी लॉन्च होने वाला है वो बरेली के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर लॉन्च होने वाला है। दिस इज़ द न्यूज़, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो आ रहा है स्टैच्यू ऑफ हमारा फर्स्ट CDS, जो हमारे फर्स्ट CDS ऑफिसर थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ऑफकोर्स मैं बात कर रहा हूँ बिपिन रावत के बारे में। उनका जो स्टैच्यू है वो रिसेंटली अनवील किया गया है देहरादून के अंदर, उत्तराखंड में जो पड़ेगा आपको, ठीक है। उत्तराखंड का जो देहरादून शहर है वहाँ पर इंडिया का जो फर्स्ट CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनका जो स्टैच्यू है इंडिया का करंट CDS कौन है आप लोग को मालूम है तो करंट सेक्शन में आप जरूर से आप कमेंट कीजिएगा कि इंडिया के करंट इस वक्त के CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। फर्स्ट तो ठीक है बिपिन रावत जी हैं, और यहाँ पर सॉरी लिख दिया यहाँ पर, तो करंट जो है वो अनिल चौहान जी हैं, तो लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है, बेसिकली हेड होते हैं तीनों फोर्सेस के, जो भी आर्म फोर्सेस हमारे पास हैं, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, तीनों फोर्सेस के ये हेड होते हैं बेसिकली। ही इज़ द चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर हैं, मिलिट्री एडवाइजर हैं टू द मिनिस्टर, एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की भी हेड आएंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है डिफेंस एस्पेक्ट से, CDS सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स एंड हेड ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, जो भी आर्म फोर्सेस हमारे पास हैं उसके भी हेड हैं, और इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ कमेटी, जो भी जितने सारे चीफ हैं उनके सारे भी हेड यहाँ पर CDS मिलेंगे आपको। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूज़ जो है बेसिकली एक फ्यूल सेल फेरी के बारे में बात कर रहे हैं। बेसिकली फेरी यहाँ दिख रहा होगा आपको, बेसिकली इंडिया का पहला इस तरह एक फेरी है जो बेसिकली हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलेगा, जो एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलेगा। इसका मतलब क्या है? बेसिकली देखिए आपको बैटरी मालूम होगा, बैटरी जो भी बैटरी व्हीकल्स होते हैं वो बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, वो ई-व्हीकल्स बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। मगर बैटरी के अंदर जो सेल जो होता है वो एक हाइड्रोजन पावर्ड सेल है। यहाँ पर H2 फ्यूल सेल का मतलब है हाइड्रोजन पावर्ड सेल, का मतलब है कि बैटरी के अंदर जो सेल्स बना हुआ है वो हाइड्रोजन पावर्ड है। अब वो जो सेल है वो बैटरी को पावर करेगा और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी निकलेगा। बेसिकली बहुत ही इनोवेटिव तरीका, ताकि हमारा जो एमिशंस हैं उसको हम कम कर सकें। ताकि देखिएगा इंडिया में लिथियम आयन बैटरी जो होता है ना, वो थोड़ा सा लिथियम का जो मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, उस वजह से इसको ऐसा ऑल्टरनेटिव की तरह दिख रहे हैं हम लोग कि इंडिया में पहला ऐसा फेरी लॉन्च हुआ है जहाँ पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी है। बेसिकली ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है? ये लॉन्च हुआ है कोचिन के अंदर, ठीक है ना, कोचिन के अंदर लॉन्च हुआ है।
कोचिन शिपयार्ड की तरह बनाया गया है और लॉन्च हुआ है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। कोचिन शिपयार्ड ने इसको बनाया हुआ है और ये जो इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव का नाम मालूम होना चाहिए आपको, एग्जाम पूछ सकता है। हरित नौका इनिशिएटिव के अंदर ये बात हो रहा है। बेसिकली ये जो इनिशिएटिव है, दिस इनिशिएटिव इज हरित नौका इनिशिएटिव। इसके अंदर क्या बात हो रही है, इसके अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स और शिपिंग जो है यहाँ पर स्टेट्स को बोल रहा है कि स्टेट्स को इनलैंड वाटरवेज के ऊपर काम करना पड़ेगा ताकि जो ग्रीन हाउस गैसेज जो एमिशंस हैं वो कम हो सके, जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस है उसको कम कर सकें। और स्टेट्स को इसके ऊपर काम करना है ताकि इनलैंड वाटरवे जो है, ठीक है ना, उसके ऊपर किस तरह काम करना है ताकि हमारा जो एमिशंस जो है ओवरऑल कम हो सके और जीरो एमिशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ सकें, ठीक है ना। ये ओवरऑल आपका इनिशिएटिव है और ये जो करंटली जो फ्यूल सेल ये लॉन्च हुआ है तमिलनाडु के अंदर, मिल रहा होगा आपको। कोचिन शिपयार्ड ने इसको बनाया है, ग्रीन एनर्जी की तरफ ये मार्क करता है। और हाइड्रोजन फ्यूल सेल का एक बेनिफिट ये है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल से जो बैटरी से जो इलेक्ट्रिसिटी बनता है उसके बाद जो बाय प्रोडक्ट्स में आपको खाली वाटर और हीट ही मिलेगा और कोई बड़ा प्रोडक्ट यहाँ नहीं मिलेगा आपको। तो बहुत ही इनोवेटिव तरीका है, बहुत ही बेसिकली ग्रीन तरीका है बनाने का, इलेक्ट्रिसिटी बनाने का हाइड्रोजन फ्यूल सेल की तरह। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया का पहला स्टील स्लैग रोड, दिख रहा होगा आपको, स्टील स्लैग रोड। ये रिसेंटली NH-66 बॉम्बे टू गोवा जो दिख रहा होगा आपको यहाँ पर उसको बनाया गया है। इसको इंडिया का पहला नेशनल हाईवे ऐसा है जहाँ पर स्टील स्लैग का यूज़ हुआ है। स्टील स्लैग का मतलब क्या है, स्टील स्लैग बेसिकली एक बाय प्रोडक्ट है जो स्टील के बनाने वक्त हमको मिलता है यहाँ से, उसका हम लोग यूज़ करके रोड्स बनाए हैं यहाँ पर। बहुत ही इनोवेटिव तरीका, यहाँ पर भी कॉस्ट इफेक्टिव है। हमारा जो वेस्ट एक्चुअली होता है उसको हम यहाँ पर यूज़ कर दिए हैं एक्चुअली। इसका रोड्स काफ़ी बार आपका ये ड्यूरेबल भी है और स्ट्रेंथ भी अच्छा है यहाँ पर। तो यहाँ ये आपका रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है कहाँ पर, NH-66 के अंदर, मुंबई टू गोवा के अंदर। ऑलरेडी है हमारे पास, सूरत के अंदर भी एक है। इंडिया का पहला 6 लेन जो है ऑलरेडी हमारे पास सूरत के अंदर इसको रखा गया है यहाँ पर। और ये जो रिसर्च है यहाँ पर SSRT के द्वारा किया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ओवरऑल यहाँ पर दिख रही है इसको। इंडिया का पहला स्टील स्लैग रोड सूरत गुजरात, और इस वक्त एक और जो है मुंबई टू गोवा के बीच में इनॉग्रेट कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट न्यूज़ है उड़ीसा से न्यूज़ आ रहा है। उड़ीसा का जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है वहाँ पर एक मेलनिस्टिक टाइगर सफारी इनॉग्रेट करने के बाद हो रहा है। बेसिकली उड़ीसा में जो टाइगर्स मिलते हैं आपको ये दिख रहे होंगे, रॉयल बंगाल टाइगर्स जो है, रॉयल बंगाल टाइगर्स। तो यहाँ पर मेलनिस्टिक टाइगर सफारी क्या है, यहाँ देखो उड़ीसा में इंडिया में ऐसा ही एक मतलब ओवरऑल एक ही है ऐसा कि यहाँ पर मेलनिस्टिक टाइगर सफारी हम लोग लॉन्च करने वाले। मेलनिस्टिक टाइगर क्या है कि अलग से कोई टाइगर नहीं है, मेलनिस्टिक टाइगर आर नॉट डिफरेंट टाइगर्स। ये रॉयल बंगाल टाइगर ही है एक्चुअली, जो इंडिया का नेशनल एनिमल जो है रॉयल बंगाल टाइगर। बस रॉयल बंगाल टाइगर के अंदर एक केमिकल है, एक जेनेटिक कंडीशन मेलनिज्म बोल के। अगर मेलनिज्म अगर उनके अंदर होता है तो वहाँ पर मेलनिन बोल के एक केमिकल प्रोड्यूस होता है उनके स्किन के ऊपर, जहाँ पर स्किन के ऊपर जो है ब्लैक रैशेस प्रोड्यूस होते हैं, ब्लैक कलर के मार्क्स प्रोड्यूस हो गए हैं। रैशेस तो नहीं है, मार्क्स हैं टाइगर की बॉडी के ऊपर। तो इस टाइगर को हम लोग बोलते हैं मेलनिस्टिक टाइगर। ये नॉर्मल टाइगर ही है, खाली स्किन के अंदर अगर मेलनिज्म ज़्यादा हो गया है तो उनके स्किन में वो ब्लैक कलर थोड़ा बढ़ जाता है, उस वजह से हम लोग उसको मेलनिस्टिक टाइगर बोलते हैं। और सिमलीपाल में ही खाली ऐसा होता है, बाकी किसी टाइगर्स में ऐसा नहीं है। कल सिमलीपाल के अंदर जो टाइगर्स हैं जो उड़ीसा में ऑफकोर्स पड़ता है, तो वहाँ पर ही ये लॉन्च होने वाला है मेलनिस्टिक टाइगर सफारी। कहाँ पर पड़ रहा है ये, उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा आपको। और जो ऑफकोर्स बायोस्फीयर रिजर्व भी है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ओवरऑल इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। और लार्जेस्ट कौन सा है, गल्फ ऑफ कच्छ जो है सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। और सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो ऑफकोर्स सिमलीपाल टाइगर रिजर्व मिलेगा आपको उड़ीसा के अंदर, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलेगा। और कुछ पोटेंशियल क्वेश्चंस जो है यहाँ मैं लिख रखा हूँ, उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना, वो उसको एक बार देख के जाइएगा ये सब। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट स्टेट बात हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है उत्तराखंड से न्यूज़ आ रहा है। उत्तराखंड बेसिकली पहला स्टेट है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट कर रहा है, UCC। बेसिकली इम्प्लीमेंट तो नहीं कर रहा है, उत्तराखंड इज़ द फर्स्ट स्टेट टू हैव अ लॉ। बेसिकली एक कानून लेके आए हैं ताकि UCC को इम्प्लीमेंट कर सकें हम लोग। फर्स्ट ऐसा स्टेट है इंडिया के अंदर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक लॉ प्रॉपर लेके आया है। अब क्या है यूनिवर्सल सिविल कोड, देखिएगा आर्टिकल 44 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आर्टिकल 44 जो है वहाँ लिखा गया है कि हर एक स्टेट को कोशिश करना है कि इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड हो सके। सिविल कोड का मतलब है, यूनिफॉर्म मतलब है सेम, यूनिफॉर्म मतलब होता है सेम। सिविल कोड का मतलब कि सिविल मामलों के अंदर जो पर्सनल मामले हैं हमारे, क्या हो गया, मैरिज हो गया, एडॉप्शन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, डाइवोर्स हो गया, जो पर्सनल मैटर है सिविल के अंदर, जो पर्सनल मैटर्स आते हैं वहाँ पर एक कॉमन लॉ लेके आने के लिए। बिकॉज अभी इस वक्त क्या है ना, इस वक्त इंडिया में देखिएगा पोजीशन क्या मैं आपको बता रहा हूँ। क्रिमिनल लॉ तो सबके लिए कॉमन है, वहाँ पर सबके लिए कॉमन है, मगर सिविल केसेस के अंदर कुछ जगह में जो पर्सनल चीज़ें हैं, यहाँ पर पर्सनल चीज़ों में कॉमन लॉ नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल आपका ये एडॉप्शन हो गया, प्रॉपर्टी के मैटर्स हो गया, डाइवोर्स हो गया, मैरिज हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, ये सब चीज़ के लिए
अलग अलग रिलीजन स्पेसिफिक लॉज है हमारे पास, रिलीजन के हिसाब से लॉज बने हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू मैरिजेस के लिए, स्पेशल मैरिज एक्ट है, शरीयत लॉ है मुस्लिम्स के लिए, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, ये रिलीजन स्पेसिफिक लॉज हैं पर्सनल जो मैटर्स के लिए। मगर इंडिया में इसको बात हो रहा है कि किस तरह इसको कॉमन लेके आना है हमको, इसको यूनिफॉर्म बनाना है। वी हैव टू मेक दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है सेट ऑफ लॉज को बोलते हैं कोड। तो हम लोग इसको रिप्लेस करके जो इस वक्त जो अलग अलग यहाँ पर अलग अलग मतलब रिलीजन स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं हमारे पास, उसको एक कॉमन लेके आने की बात हो रही है यहाँ पर। ऑलरेडी इंडिया में गोवा ऐसा स्टेट है, ऑलरेडी गोवा में ऑलरेडी यूसीसी है, मगर गोवा ने कोई लॉ नहीं लेके आया। गोवा में ऑलरेडी बताऊँगा, गोवा एक्चुअली एक पोर्चुगीज़ टेरिटरी था। 1967 में इसको 1961 में इसको पोर्चुगीज़ छोड़ के गए हैं। पोर्चुगीज़ यहाँ पर राज कर रहे थे, तो गोवा में जब पोर्चुगीज़ थे तो उस समय ऑलरेडी पोर्चुगीज़ सिविल कोड वहाँ पर था, तो गोवा ने उसी कोड को अडॉप्ट कर लिया, कुछ स्पेसिफिक लॉ नहीं लेके आया अलग से। जो पोर्चुगीज़ सिविल कोड था उसी को अडॉप्ट किया यहाँ पर। वैसे उत्तराखंड में एक अलग से लॉ लेके आए हैं, एज द फर्स्ट स्टेट टू हैव अ सेपरेट लॉ टू इम्प्लीमेंट यूसीसी। गोवा इज़ द फर्स्ट स्टेट, मानता हूँ गोवा एक पहला स्टेट है जो यूसीसी इम्प्लीमेंट किया है, मगर यहाँ पर उत्तराखंड में एक सेपरेट लॉ आया है ताकि यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया जा सके। बिकॉज गोवा में अलग से लॉ नहीं आया, गोवा ऑलरेडी जो आपके पोर्चुगीज़ लॉ था उसी को ही यूज़ करके यूसीसी को वहाँ पर बेसिकली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। मगर उत्तराखंड में अलग से लॉ लेके आ रहे हैं हम लोग। मालूम गोवा का स्टोरी है कि गोवा 1961 के अंदर ऑपरेशन विजय के अंदर इसको हम लोग पोर्चुगीज़ से अलग करवाए थे, ठीक है, पोर्चुगीज़ को बाहर निकाले थे यहाँ से। उसके बाद से ही गोवा यूसीसी के अंदर ऑलरेडी यूसीसी को इम्प्लीमेंट कर रहा है अंडर दिस पोर्चुगीज़ सिविल कोड। मगर उत्तराखंड अलग से अपना खुद का एक लॉ लेके आया, अलग से, वैसे किसी का अलग से नहीं, अपना खुद का एक लॉ लेके आया, जो उत्तराखंड विधानसभा है वहाँ से इसको पास किया गया। और ये सब चीज़ें जो है आर्टिकल 44 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि 44 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मेंशन करता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड या रखना ये चीज़। और एक जो कमेटी जो बैठी थी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की, उसमें जस्टिस रंजना देसाई कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ही उत्तराखंड ने इसको डिसाइड किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में लेके आएंगे ताकि एक यूनिफॉर्म लॉ हो जाए और जो रिलीजन स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं उसको बंद कर सके। यहाँ पर कुछ पोटेंशियल क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रख रखे हैं, उसको जैसे एक बार आप देख के जाइएगा। लाइक फॉर एग्जांपल ये सब मैंने आपको मैं टिक कर दे रहा हूँ यहाँ पर, उसको एक बार आप देख के जाइएगा। पोटेंशियल जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको। तरफ चलते हैं हम लोग, साइंस एंड टेक से क्या न्यूज़ है उसको कवर करते हैं। सबसे पहला जो न्यूज़ है आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, गगनयान मिशन के बारे में है। बेसिकली इसरो का एक मिशन 2024 में लॉन्च होने वाला है, 24-25 के आसपास, जो है गगनयान मिशन। गगनयान मिशन बेसिकली क्या है, ये बेसिकली यहाँ पर हमारा इंडिया का पहला ऐसा स्पेस के ऊपर मिशन है जहाँ पर हम लोग ह्यूमन्स भेजेंगे स्पेस के ऊपर। अब तक ने हम लोग ने ह्यूमन्स नहीं भेजा है, सैटेलाइट भेजा है, मगर ह्यूमन बींग्स को स्पेस में कभी नहीं भेजा इंडिया ने। अगर इंडिया कर पाया इस मिशन से, गगनयान मिशन से, अगर इंडिया का पहला मैन्ड फ्लाइट टू स्पेस है, बेसिकली बताया आपको मैं, ह्यूमन बींग को हम स्पेस में भेज रहे हैं। इंडिया 4th कंट्री बन जाएगा टू डू दिस आफ्टर US, रशिया एंड चाइना। तो ये 4th कंट्री होगा इंडिया। ऑलरेडी US, रशिया एंड चाइना ने ऑलरेडी कर चुके हैं। बेसिकली स्पेस फ्लाइट है, बेसिकली 2 पार्ट्स में बेसिकली ये होगा। ये मैं को दिखाता हूँ, ये बेसिकली 2 पार्ट्स में होगा। फर्स्ट इनिशियली जो पार्ट है, जो इनिशियली जो है बेसिकली 2 अनमैन्ड फ्लाइट्स होंगे, बेसिकली मैन को लेकर नहीं जाएंगे। 3rd टाइम जो हम लोग जाएंगे यहाँ पर वो एक मैन फ्लाइट होगा। 2 बार हम लोग बेसिकली इनिशियली जो अनमैन्ड होगा वहाँ पर एक रोबोट को हम भेज के देखेंगे कि किस तरह वो रोबोट रिएक्ट कर रहा है वहाँ पर। उस रोबोट का नाम होगा व्योमित्रा। व्योमित्रा ऑलरेडी इसको हम लोग भेज चुके हैं, ये व्योमित्रा रोबोट को भेज चुके हैं। अब 2nd टाइम में इसको भी एक और भेजा जाएगा और उसके बाद फाइनली एक ह्यूमन बींग को भेजा जाएगा। तो ये 3rd अटेम्प्ट में हम लोग एक ह्यूमन बींग को भेजेंगे, तो एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट बन जाएगा। बेसिकली हम प्लान है कि टोटल 3 लोग को भेजना है, 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को भेजने वाले हम लोग, इंक्लूडिंग अ वुमेन, उसमें से एक वुमेन होने वाली है। कहाँ भेजने वाले हैं? स्पेस के अंदर। स्पेस में कहाँ पर? लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर, LEO के अंदर, जो बेसिकली स्पेस के अंदर एक ऑर्बिट पड़ता है LEO। बेसिकली स्पेस में अगर आप 300 to 400 किलोमीटर्स में जाते हैं ऊपर, वहाँ एक LEO एक ऑर्बिट पड़ेगा, वहाँ भेजने का है। अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7 डेज़ का एक प्लान है। और जिस रॉकेट का हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे भेजने के लिए, उस रॉकेट का नाम है GSLV Mk3। इसका एक और नाम है LVM3। चलिए ये रॉकेट है जिसका हम यूज़ करके एक ह्यूमन को भेजेंगे ऊपर। बेसिकली ये 3 स्टेज रॉकेट है। इस रॉकेट के 3 स्टेज हैं यहाँ पर। फर्स्ट जो स्टेज है यहाँ पर क्रू मॉड्यूल एक मिलेगा आपको, यहाँ पर इस रॉकेट का ही एक है मिलेगा आपको क्रू मॉड्यूल, ये दिख रहा होगा क्रू मॉड्यूल यहाँ मिल रहा होगा आपको। इस क्रू मॉड्यूल के अंदर क्रू बैठेगा, बताया 3 लोग बैठेंगे इसके अंदर ही बैठेंगे क्रू मॉड्यूल के अंदर। और पीछे में इसका एक सर्विस मॉड्यूल भी है, जहाँ पर अगर बेसिकली ये दोनों एक साथ ऊपर जाएगा, मगर एक टाइम के बाद ये दोनों अलग हो जाएगा। ये जो ह्यूमन वाला जो पार्ट है, जो क्रू वाला पार्ट है, ये वाला वापस इंडिया में मतलब वापस लैंड करेगा, और ये वाला पार्ट जो ये ऑर्बिट करता रहेगा स्पेस के अंदर।
कहाँ पर, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर, जो अप्रॉक्सीमेटली 300 to 400 किलोमीटर्स के रेंज में पड़ता है स्पेस में। ठीक है, ये 2 पार्ट्स में जाएगा, मतलब 2 पार्ट्स हैं यहाँ पर। वन इज़ आपका क्रू मॉडल, एक है आपका एक क्रू मॉडल मिलेगा आपको जहाँ पर क्रू बैठा है, वहाँ पर जहाँ 3 लोग बैठेंगे यहाँ पर, और एक है यहाँ पर सर्विस मॉडल। सर्विस मॉडल के अंदर आपका जो मेजर जो पार्ट जो ऑर्बिट करेगा वो वहाँ पर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर और याद होना चाहिए आपको 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजने वाले हैं 7 डेज़ के लिए। ठीक है, और जो रॉकेट लॉन्चर का नाम याद रखना आपको, GSLV Mk3 LVM भी उसका नाम है। ओके, ये तो हो गया आपका, ऑलरेडी बता दिया आपको मैं। बेसिकली रशिया जो है इसमें गगनयान में हमको काफ़ी हेल्प कर रहा है। याद रखना है कि रशिया से हम काफ़ी हेल्प ले रहे हैं ताकि जो व्योमित्रा को ट्रेन कर सकें और किस तरह उसको डिज़ाइन करना है उसके बारे में हेल्प हमको मिल रहा है। इंडिया बेसिकली 4th कंट्री बन जाएगा यदि कर पाए तो। ये प्लान है, ओवरऑल मैप में इसको मैं रख दिया हूँ। देखिएगा यहाँ से ये लॉन्च होगा। दिस इज़ द लॉन्चिंग साइट, सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश में है। सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश में, यहाँ से लॉन्च होगा। लॉन्च होने के बाद रिटर्न जो स्प्लैश डाउन इसका आएगा, जो पैराशूट में जो क्रू वापस आएगा, वो अराउंड आपका गुजरात में आएगा रिटर्न, इसका जो स्प्लैश डाउन है। ठीक है ना, एक बार ये ऊपर जाएगा। एक्चुअली ये फोटो में आप देख पा रहे होंगे। इनिशियली ये देखिएगा यहाँ पर लिफ्ट हुआ, यहाँ से लिफ्ट होने के बाद ऑर्बिटर आपका ये क्या बोलते हैं आपका क्रू मॉडल और आपका सर्विस मॉडल अलग अलग हो जाएगा एक टाइम के बाद। क्रू जो वाला जो है वो एक पैराशूट के थ्रू नीचे आ जाएगा वापस, और जो ऑर्बिटर मॉडल है वो आपको ऑर्बिट करेगा एलियो के आसपास। तो ये ओवरऑल एक ह्यूमन स्पेस मिशन बन जाएगा। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मैं रख दिए हैं। फॉर एग्जांपल 3 लोग को भेजना है यहाँ पर, 3 लोग को भेजना है कहाँ पर, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर। वापस आने का है एट गुजरात में, वापस स्प्लैश डाउन है इसका। और जो रॉकेट लॉन्चर लॉन्च कर रहे हैं जैसे GSLV Mk3, 2 पार्ट्स है, क्रू मॉडल और सर्विस मॉडल, और सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च होगा लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर। 5 to 7 डेज़ का मिशन है। रशिया से हम हेल्प ले रहे हैं ऑलरेडी, और 4th कंट्री इंडिया बन जाएगा टू हैव टू डू दिस। नेक्स्ट जो है न्यूज़ आ रहा है स्पेस सेक्टर से। अगेन इंडिया बेसिकली स्पेस में 100% FDI अलाउ करती है। FDI क्या है? FDI स्टैंड फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आता है ना, उसको हम 100% तक ले जा सकते हैं स्पेस सेक्टर के अंदर, कि बाहर की जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो इंडिया के स्पेस सेक्टर में अब 100% इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये न्यूज़ है। इसलिए इंडिया में आपको पूछ सकते हैं कि किन किन सेक्टर्स में 100% अलाउड नहीं है इस वक्त। लाइक फॉर एग्जांपल गैम्बलिंग सेक्टर में 100% अलाउड नहीं है इस वक्त, चिट फंड्स में अलाउ नहीं है, रियल एस्टेट में 100% FDI अलाउड नहीं है, टोबैको में अलाउड नहीं है, लॉटरी में। बेसिकली ये जो सेक्टर्स है ना, यहाँ पर 100% हम अलाउ इसलिए नहीं किया था कि फॉरेन का कंट्रोल नहीं होना चाहिए यहाँ पर। इस सेक्टर में अगर 100% FDI कर दिए हम लोग तो फॉरेन की कंपनीज़ के पास कंट्रोल चल जाएगा। इस वजह से हम लोग ने नहीं किया वो चीज़। मगर स्पेस सेक्टर में हम लोग ने अलाउ किया 100% FDI इन स्पेस सेक्टर। एक सैटेलाइट के बारे में बात हो रहा है। इसरो ने अगेन एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, इनसैट नाम का। इनसैट बेसिकली एक वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट है। यहाँ पर वेदर के बारे में स्टडी करेगी। यहाँ इनसैट इज़ अ वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट। इसका फोटो आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट जो है नासा से न्यूज़ आ रही है। नासा बेसिकली एक मिशन के ऊपर काम कर रहा है, पेस बोल के। नासा हैज़ बीन वर्किंग ऑन अ मिशन पेस। बेसिकली पेस जो मिशन है ये ओशंस और एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए ओवरऑल मिशन है जो है, जो नासा के ऊपर काम कर रहा है। पेस नाम का मिशन है। नेक्स्ट न्यूज़ एक चैटबॉट से आ रही है। गूगल का जो बार्ड नाम का एक चैटबॉट था, उसी को चेंज करके उन्होंने नाम दे दिया जेमिनी। यानी जेमिनी इज़ द न्यू चैटबॉट ऑफ गूगल। इससे पहले इसका नाम क्या था? बार्ड था। बार्ड बेसिकली चैटबॉट क्या होता है ना, चैटबॉट बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलता है, जो आपको आपके सवालों का जवाब देगा। आप जो भी इससे क्वेश्चन पूछेंगे आपको सब तरीके से जवाब दे सकता है। एक जेमिनी नाम का एक चैटबॉट है गूगल का, ओन बाय गूगल, याद रखना ये चीज़। और यहाँ आपको गूगल के जो करंट इस वक्त हैं लीडर आपका सुंदर पिचाई CEO देख पा रहे होंगे आपको। नेक्स्ट जो है अगेन गूगल से अगेन एक न्यूज़ है। बेसिकली एक ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया हम लोगों ने, उसका नाम है मोबाइल अलोहा। याद रखिएगा ये ह्यूमनॉइड रोबोट है, बेसिकली ह्यूमन जैसा दिख रहा है मगर ये रोबोट है। ये नाम क्या है? मोबाइल अलोहा हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय गूगल। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम लोग। इंडिया का पहला रोबोट है जो सेप्टिक टैंक क्लीन कर सकता है। याद रखना आपको, सेप्टिक टैंक क्लीन करने के लिए एक रोबोट बनाया गया है। इंडियाज़ फर्स्ट सेप्टिक टैंक मैनहोल क्लीनिंग रोबोट। ये जो स्टार्टअप जो कंपनी इसको बनाई है उसका नाम है सोलिनास नाम है। याद रखना आपको, एग्जाम में पूछ सकता है। और ये जो रोबोट का नाम क्या है? होमोसेप। इस रोबोट का नाम होमोसेप एटम इज द नेम ऑफ द रोबोट दैट विल क्लीन द दिस आपका जो सेप्टिक टैंक होता है, तो उसको क्लीन के लिए होमोसेप एटम जो है वो एक रोबोट का नाम है, लॉन्च बाय सोलिनास, एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बेसिकली इंडिया ने पहला AI सपोर्टेड टेलीमेडिसिन मोबाइल क्लिनिक लॉन्च किया है। बेसिकली बता रहा हूँ आपको ये क्या है। बेसिकली टेलीमेडिसिन का मतलब है आप फ़ोन के थ्रू एक डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, और एक मोबाइल क्लिनिक है। ये क्लिनिक है, मूवेबल है,
एक स्टैटिक नहीं है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके पास पहुंच सकता है। डॉक्टर्स ऑन व्हील्स बोलते हैं इसको, ठीक है ना। आपको ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है? उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ये लॉन्च हुआ है, इंडिया का पहला AI सपोर्टेड टेलीमेडिसिन मोबाइल क्लिनिक, ठीक है ना। इसकी तरह आपको पेशेंट को जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो एक फ़ोन के थ्रू सॉल्व कर सकता है, या तो फिर ये मोबाइल क्लिनिक के थ्रू भी ये इसका फैसिलिटी है। यहाँ पर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में ही हुआ है। तरफ से है ओला ने बेसिकली एक टूल लॉन्च किया है। सॉरी, एक टूल तो लॉन्च नहीं किया, बेसिकली न्यूज़ ये है कि इंडिया का पहला ऐसा स्टार्टअप है, AI स्टार्टअप है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप है ये, जो यूनिकॉर्न स्टेटस इनको मिल चुका है। ओला बेसिकली ऐसी कंपनी है जो यूनिकॉर्न मतलब $1 बिलियन का इवैल्यूएशन ओला को मिल चुका है। ओला का जो करंट इवैल्यूएशन जो AI का स्टार्टअप है बेसिकली ओला का, वो बेसिकली यूनिकॉर्न स्टेटस उसको मिल चुका है। इंडिया का पहला ऐसी कंपनी है जो एक यूनिकॉर्न स्टेटस तक जा चुकी है, जो AI सेक्टर में काम कर रही है। देखना कोई चीज़ ओन बाय भविष्य अग्रवाल। नेक्स्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट से न्यूज़ आ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ने बेसिकली एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। उस इनिशिएटिव का नाम है एडवांटेज इंडिया नाम का एक इनिशिएटिव है बाय माइक्रोसॉफ्ट। इस इनिशिएटिव के अंदर में माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली इस इनिशिएटिव के अंदर में 2 मिलियन इंडियंस को ट्रेन करने वाला है AI स्किल के साथ। देखिए AI स्किल्स, AI बहुत आगे बढ़ने वाला है। अब तक AI अब तो कुछ आगे बढ़ा नहीं, जो आने वाला समय में 2030 तक सोच रहे हैं कि AI की इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। उस वजह से स्किल्स मगर इंडिया में है नहीं ज़्यादा। AI से बहुत कम लोग को मालूम है उससे रिलेटेड कैसे स्किल्स होते हैं। मगर माइक्रोसॉफ्ट ने एक मिशन लॉन्च किया है अंडर दिस एडवांटेज इंडिया नाम का, जहाँ पर 2 मिलियन अराउंड 20 लाख इंडियंस को ट्रेन किया जाएगा इन दिस AI सेक्टर। इसके करंट CEO का नाम याद होना चाहिए, सत्य नडेला इज द करंट CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट OpenAI से आ रहा है। OpenAI बेसिकली अगेन एक AI रिसर्च प्लेटफॉर्म है, अमेरिकन प्लेटफॉर्म जो AI के ऊपर रिसर्च करता है। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है इसको ऑफकोर्स। वो एक SORA नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं, जो बेसिकली टेक्स्ट टू वीडियो इनपुट है। आप इसमें टेक्स्ट डालेंगे उसका वीडियो बना देगा। सच एक AI मॉडल इस तरह बनाया गया, नाम है इसका SORA, टेक्स्ट टू वीडियो इनपुट बाय OpenAI बेसिकली एक अमेरिकन रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो AI के ऊपर रिसर्च करता है, ठीक है। ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट है बेसिकली। ये माइक्रोसॉफ्ट इसके ऊपर मेजॉरिटी स्टेक इसके ऊपर रखता है, मेजॉरिटी स्टेक माइक्रोसॉफ्ट के पास है सब। नेक्स्ट न्यूज़ गूगल की तरफ से आ रहा है। गूगल बेसिकली एक AI सेक्टर के अंदर एक लुमायर नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, बेसिकली जो AI वीडियो मॉडल है। याद है ना आपको, AI वीडियो मॉडल लुमेयर नाम का। बेसिकली जो है ना, ये फिल्म मेकिंग को शायद रिप्लेस कर सकता है कि जिस तरह फिल्म में एक मॉडल एक्ट करती है ना, सिमिलर तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके वो अलग अलग मॉडल्स को उन्होंने जनरेट करके यूज़ किया यहाँ से लुमेयर प्लेटफॉर्म से, लाइक दिस वन। इस तरह के अलग अलग मॉडल्स जो एक मॉडल है होते हैं वहाँ पर, तो वहाँ से लुमेयर नाम का प्लेटफॉर्म इसके ऊपर काम कर रहा है गूगल। एंड एक और जो मालूम होना चाहिए आपको, एक जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म है गूगल के द्वारा। जनरेटिव का मतलब है अलग अलग जो कंटेंट आपके ऊपर काम होता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपको इमेज दे सकता है, या आपको वीडियो दे सकता है, या आपको एक टेक्स्ट दे सकता है। आप इसको जनरेट कर सकते हैं यहाँ से, अलग अलग टाइप का कंटेंट से होता है। उसका नाम है जेनी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जेनी बेसिकली एक गूगल के द्वारा जनरेटिव AI मॉडल है, और लुमेयर जो है वो एक AI वीडियो मॉडल है। बता रहा हूँ आपको, स्पेसिफिक फॉर वीडियो है ये, ठीक है ना। इसलिए कन्फ्यूज नहीं होगा, तो दोनों को साथ साथ रखा हुआ है यहाँ पर। जेनी जो है यहाँ पर स्पेसिफिकली जनरेटिव AI मॉडल है, और पर्टिकुलर जो वीडियो मॉडल है उसका नाम है लुमेयर। याद रखिएगा, गूगल के द्वारा ही दोनों लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो एक करेली AI चिप के बारे में है। बेसिकली केरला ने एक बहुत ही हाई परफॉर्मेंस चिप लॉन्च किया है, उस चिप का नाम है करेली। बेसिकली ये क्या है ना, बेसिकली सिलिकॉन प्रूवन AI चिप है, ठीक है ना। सिलिकॉन प्रूवन AI चिप जो होता है ना, यहाँ पर ये केरला के द्वारा लॉन्च किया गया है। बेसिकली इसका बहुत ही हाई पावर हाई परफॉर्मेंस चिप्स होता है। इसके में बहुत ही हाई कॉम्प्लेक्स टास्क आप बहुत ही कम टाइम में कर सकते हैं। यहाँ से याद रखना है कि करेली AI चिप है लॉन्च इन केरला। उसके बाद देखना एक पाइबॉट नाम का एक साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया यहाँ से। एक ह्यूमनॉइड पायलट है नेम्ड एज पाइबॉट, जो लाइक फ्लाइट्स इस तरह चला सकता है, एक पायलट जैसा काम करेगा। ये नाम है इसका पाइबॉट, ह्यूमनॉइड आपका पायलट है। बेसिकली ये कौन बनाया है? कोरियन टेक्नोलॉजी, जो कोरियन एडवांस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो इसने बनाया। नाम क्या है? पाइबॉट बेसिकली क्या मालूम होना चाहिए आपको, बेसिकली ह्यूमनॉइड पायलट है जो इस तरह का फ्लाइट्स फ्लाई कर सकता है, ना पाइबॉट नाम का। नेक्स्ट न्यूज़ अगेन एक AI न्यूज़ से ही है। बेसिकली वर्ल्ड का पहला नो कोड कंप्यूटर विजन प्लेटफॉर्म जो है, बिना कोडिंग के जो काम करेगा, ऐसा प्लेटफॉर्म, कंप्यूटर प्लेटफॉर्म जो बिना कोडिंग के काम करने वाला है, वो लॉन्च हुआ है। प्रथम नाम से लॉन्च हुआ है। ऑफकोर्स एसर्ट AI एक कंपनी है जो उन्होंने लॉन्च किया है। प्रथम इज़ नथिंग बट अ नो कोड कंप्यूटर विजन प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है इंडिया का पहला AI पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। नाम क्या है इसका? इंद्रजल नाम का एंटी ड्रोन। मतलब ड्रोन को अगर आपको ख़त्म करना है
इफ़ यू वांट टू एलिमिनेट द ड्रोन, अगर आपके पास अगर एक ड्रोन आ रहा है उसको अगर ख़त्म करना तो आपको एक एंटी ड्रोन सिस्टम लाना पड़ेगा। और एक एआई पावर्ड सिस्टम जो पहली बार इंडिया लॉन्च किया है, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंट्रोल किया जाएगा इस एंटी ड्रोन सिस्टम को, नाम क्या है इंद्रजल। और ग्रीन रोबोटिक्स ने इसको जनरी रोबोटिक्स ने इसको डेवलप किया। नेक्स्ट न्यूज़ है उत्तर प्रदेश से आ रहा है। उत्तर प्रदेश के नोएडा के अंदर इंडिया का लार्जेस्ट रोबोट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट हुआ है। नाम क्या है उसका, एडवर्ब नाम का यूनिट है, जो बेसिकली रोबोट मैन्युफैक्चर करेगा। ये सबसे बड़ा अब तक का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो मैन्युफैक्चर दिस रोबोट। जो कंपनी का नाम है उसका नाम है बोटवर्ड्स जो है वो लॉन्च करेगी इसको। नेक्स्ट जो है, इंडिया बेसिकली एक प्राइज़ जीता है एआई सेक्टर के अंदर। 9th गवर्नमेंट टेक प्राइज़ जो है, गवर्नमेंट टेक प्राइज़ जो होता है वो एआई सेक्टर में दिया गया है रिसेंटली फॉर एआई पावर्ड रोड सेफ्टी इनिशिएटिव। इंडिया को मिलाया गया था आपको कि 9th गवर्नमेंट टेक प्राइज़ फॉर एआई पावर्ड रोड सेफ्टी इनिशिएटिव। इंडिया ने बेसिकली रोड सेफ्टी के अंदर इंडिया बहुत काम किया है। उस आई रास्ते के नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया इंडिया, तो उसी वजह से इंडिया को 9th गवर्नमेंट टेक अवार्ड मिला है। कहाँ पर, यूएई के अंदर ये अवार्ड दिया गया है, ताकि इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स रोड सेफ्टी वहाँ पर उसको रिकॉग्नाइज कर सकें। न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ बेसिकली इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन डेवलप किया हम लोग ने। हैवीश्योर नाम है इसका, हैवीश्योर इज द नेम ऑफ द वैक्सीन टू ट्रीट हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी बेसिकली क्या है, हेपेटाइटिस ए, सॉरी नॉट बी, हेपेटाइटिस ए बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन है। एक वायरस की तरह फैला जाता है बेसिकली, जो कंटामिनेटेड फूड हो गया, आपका वाटर हो गया, अगर आप ये कंज्यूम करते हैं तो वहाँ से एक वायरस आपके अंदर बॉडी के अंदर चले जाता है। उसका जो ओवरऑल डिजीज़ का नाम है दैट इज़ हेपेटाइटिस ए। तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन कंपनी है, एक बायोफार्मा कंपनी है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड जो है, उन्होंने ये हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन लॉन्च की है फर्स्ट टाइम एवर। हैवीश्योर नाम की वैक्सीन है, याद रखना ये। और हेपेटाइटिस ए जो है वो कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर से स्प्रेड होता है, एक वायरल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट जो है, एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खुला है रिसेंटली फॉर दिस IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए, जो मिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, वो एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खोली है फॉर दिस IoT जो टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए। कहाँ पर, केरला में। अब केरला में ही कुछ दिन पहले ही, कुछ मतलब महीने पहले एक्चुअली, एक इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन भी खुला हुआ था। ये दोनों पर रखना कि सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास, और इनोवेटिव सेंटर फॉर ग्राफीन, ये दोनों के दोनों केरला में इसका सेंटर ऑफ एक्सेलेंस या सेंटर खोला गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया का पहला AI सिटी जो लखनऊ में है। बेसिकली लखनऊ को AI सिटी का टैग दिया गया है, इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी। बेसिकली लखनऊ में ना पूरा AI सिटी पर एक इकोसिस्टम के ऊपर यहाँ काम कर रहे हैं, ताकि AI को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाएं, नेक्स्ट रेवोल्यूशन AI के ऊपर लेके आएँ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। उस वजह से लखनऊ को AI सिटी का टैग यहाँ से दिया गया है। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं हम लोग, अपॉइंटमेंट्स कवर करते हैं। सबसे पहला अपॉइंटमेंट है वो आ रहा है लोकपाल चेयरपर्सन से आ रहा है। लोकपाल का नया चेयरपर्सन अपॉइंट हुआ है, बेसिकली AM खानविलकर नाम है इनका, ठीक है। यार हमको लोकपाल के नए चेयरपर्सन का नाम है AM खानविलकर, ठीक है। देखिए, इंडिया में 2 बॉडीज़ हैं, मालूम होना चाहिए आपको, एक है लोकपाल और एक है लोकायुक्तक। ये दोनों बॉडी का काम है कि करप्शन के ऊपर जो केसेस, जो आपको करप्शन से रिलेटेड जो केसेस होते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों गवर्नमेंट से रिलेटेड जो करप्शन से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उसके ऊपर इंक्वायरी करना और इन्वेस्टिगेट करना, ये काम ये 2 बॉडीज़ का है। लोकपाल का जो काम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्जीक्यूटिव टीम है उनके ऊपर काम करता है, और लोकायुक्त सिमिलरली स्टेट के ऊपर काम करता है। फॉर एग्जांपल, लोकपाल का जो काम है ये मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, ग्रुप ABCD ऑफिसर्स जो हो गए, ऑफिशियल्स जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो ऑफिशियल्स हैं, उनके ऊपर एंटी करप्शन एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम करेगा ये, जिसका काम है कि उसके ऊपर कंट्रोल लगाए रखना। देखिए, इंडिया में एज सच लोकपाल और लोकायुक्त कंपलसरी नहीं था। बेसिकली ये जो कंपलसरी है, ये एक लॉ के द्वारा इसको कंपलसरी किया गया कि लोकपाल होना चाहिए और हर एक स्टेट में लोकायुक्त होना चाहिए। ये जो कंपलसरी है वो ये 2013 में लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट के द्वारा इसको कंपलसरी कर दिया गया था। ये बेसिकली स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं जो लॉ से क्रिएट हुई हैं। ये बेसिकली बात करती है ऑम्बड्समैन के बारे में। ऑम्बड्समैन बेसिकली इंडिपेंडेंट एक बॉडी बनाने की बात करते हैं जो इंक्वायरी करेगी और डील करेगी केसेस विद रिस्पेक्ट टू करप्शन, जो लोकपाल और लोकायुक्त है बेसिकली। और इंडिया का जो फर्स्ट स्टेट है जो लोकपाल या फिर लोकायुक्त लेके आया था वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र वॉज द फर्स्ट स्टेट टू हैव अ लोकायुक्त इन 1971, और 2013 में इसको कंपलसरी कर दिया गया। लोकपाल का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक चेयरपर्सन होता है, चेयरमैन, और इसके मैक्सिमम 8 मेंबर और होते हैं। टोटल इसका मालूम होना चाहिए, इसका ओवरऑल आपका स्ट्रक्चर है।
इसके जो चेयरमैन है, एक चेयरमैन होगा इसके, इस वक्त जो चेयरमैन जो नए आए हैं AM कानविलकर हैं, 5 साल के लिए आते हैं और 70 ईयर्स ऑफ एज तक रहते हैं ज़्यादातर, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको अपॉइंट करते हैं। यमन एक कंट्री है, उसके नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, अहमद अवाद बिन मुबारक नाम है इनका, अहमद अवाद बिन मुबारक इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यमन। नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट्स, इसको मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ अच्छे से, उसको अगर आप पढ़ लीजिएगा। लाइक फॉर एग्जांपल NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, उसके डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं सदानंद वसंत नाम है इनका। सदानंद वसंत इज़ द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA। चीफ ऑफ ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके जो नए चीफ अपॉइंट हुए हैं राजीव कुमार इनका नाम है, याद रखना आपको, राजीव कुमार इज़ द चीफ ऑफ ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के जो नए लीडर हैं, नए जो चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, पीयूष आनंद नाम है इनका। नेशनल जुडिशियल एकेडमी के जो नए लीडर अपॉइंट हुए हैं, अनिरुद्धन बोस नाम है इनका, याद रखिएगा आपको। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में भी है ये, PT उषा नाम है, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट जो है इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल जूरी मेंबर एट पेरिस ओलंपिक्स, 2024 का जो पेरिस ओलंपिक्स होने वाला है वहाँ पर, आपका ये बिल्किस मीर नाम है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, पोटेंशियल क्वेश्चन है यहाँ पर। उसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB, शेपति शरण नाम है इनका, शेपति शरण इज डायरेक्टर जनरल ऑफ PIB। नेक्स्ट जो है इंडियन हॉकी फेडरेशन, सॉरी इंडियन नहीं, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है, जिसका हेडक्वार्टर को मिलेगा लॉसन स्विट्जरलैंड के अंदर। इसके को चेयर मेंबर जो है PR सिजेश नाम है इनका, अपॉइंटमेंट हुआ है। डायरेक्टर ऑफ UPSC का नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं हंसा मेहता नाम है इनका। चेयरमैन ऑफ सूरत डायमंड पर्स, सूरत डायमंड पर्स बेसिकली एक डायमंड ऑफिस है, सबसे बड़ा ऑफिस है इंडिया का, जो को मिलेगा आपका गुजरात के अंदर। इसके नए चेयरमैन अपॉइंट में गोविंद ढोलाकिया नाम है इनका, याद रखना आपको। उसके बाद सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं दलजीत सिंह चौधरी, याद रखना आपको। हेड ऑफ CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट हेड जो अपॉइंट हुए हैं, इस जो फर्स्ट वुमेन जो हेड है नीना सिंह नाम है इनका, याद रखना आपको। एंड 16 फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है अरविंद पनगरिया नाम है इनका। ही इज़ ऑल्सो द फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, जो नीति आयोग के फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन भी यही थे, 2015 में आए थे, नीति आयोग जब बॉडी आया था, ठीक है। ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन इस अनिल कुमार। IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के MD जो है संजय कुमार जैन नाम है इनका। ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया रंजीत कुमार अग्रवाल। ये एक बार में तो याद नहीं होगा, आपका काम है जस्ट वीडियो को पॉज करके इसको एक बार देख लीजिएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, ठीक है ना। ये लाइक NIA इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है आपको। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च इंपॉर्टेंट है। NDRF इंपॉर्टेंट है, पीयूष आनंद। नेशनल जुडिशियल एकेडमी अनिरुद्ध बोस। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन PT उषा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। पेरिस ओलंपिक से भी इंपॉर्टेंट है। PIB इंपॉर्टेंट है, शेपति शरण नाम है इनका। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन PR संजेश नाम है इनका। डायरेक्टर ऑफ UPSC हंस मेहता। सूरत डायमंड पर्स के नए चेयरमैन गोविंद ढोलाकिया। सशस्त्र सीमा बल दलजीत सिंह चौधरी। एंड CISF के हेड फर्स्ट वुमेन हेड इज़ नीना सिंह। एंड 16 फाइनेंस कमीशन भी इंपॉर्टेंट है, अरविंद पनगिया, ही इज़ ऑल्सो द फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग के वैसे है। और ट्राई के हेड जो है अनिल कुमार हैं। IRCTC संजय कुमार जैन। ICAI इज़ रंजीत कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है वो इंडेक्स कवर करते हैं, इंपॉर्टेंट इंडेक्स क्या क्या लॉन्च हुए हैं इस मंथ में। फर्स्ट जो है वो बात हो रहा है यहाँ से ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो इंडेक्स हैं वो ये ग्लोबल इंडेक्स लॉन्च होता है हर साल। इंडिया का रैंक 42nd रैंक में इंडिया है, याद रखना आपको। दिस इंटरनेशनल IP इंडेक्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लाइक आपका क्या होता है, आपका पेटेंट कॉपीराइट हो गया, ये सब जो पेटेंट वगैरह करते हैं उसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं एक्चुअली। उससे रिलेटेड जो इंडिया का रैंक है वो 42nd नंबर में इंडिया है, ये देखना 42nd नंबर का रैंक है, ये ग्लोबल लेवल का रैंकिंग है। नेक्स्ट जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, सिमिलर है, इसके सिमिलर इंडेक्स मिलेगा आपको, इनोवेशन से रिलेटेड है बेसिकली। इंडिया का रैंक 40th है, सिमिलर फॉर यहाँ 42nd मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको 40th। और टॉप जो है वो आपका स्विट्ज़रलैंड है, यहाँ पर टॉप किया है। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो इंडेक्स है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको लेके आती है, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जिनेवा के अंदर, स्विट्ज़रलैंड के अंदर, जो ये इंडेक्स लेके आती है। रखना आपको वीपो नाम की बॉडी है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर्स मिलेगा आपको जिनेवा में, जो इंडेक्स लेके आती है। 40th रैंक है इंडिया का, टॉप में स्विट्ज़रलैंड मिलेगा आपको। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है 40th रैंक है इंडिया का कॉम्पिटिटिवनेस के टर्म्स में, और डेनमार्क इज़ द टॉप होल्डर। नेक्स्ट जो है इंडिया का 38th रैंक अचीव हुआ है किसमें, वर्ल्ड बैंक का लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में 38th रैंक है, बाय दिस वर्ल्ड बैंक का इंडेक्स है।
नेक्स्ट जो है कंप्लीट करते हैं हम लोग आगे जाके। मोस्ट लिवेबल सिटीज़ इन इंडिया, जो सबसे रैंक 1 में सिटी है, यह आपको बैंगलोर लिवेबल सिटी है, पता नहीं कैसे ये रैंक 1 में आ गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ये निकाला है, इसके करंट मिनिस्टर आपको मनोहर लाल खट्टर मिलेंगे। आपको याद रखना, आपको बैंगलोर इज़ द मोस्ट लिवेबल सिटी इन इंडिया। सेकंड नंबर मिलेगा पुणे, अहमदाबाद। ये जो इंडेक्स है ये लॉन्च किया जाता है हर साल बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट जो आपका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इंडिया का रैंक 93rd है, टॉप में डेनमार्क मिलेगा अगेन। और ये जो करप्शन जो इंडेक्स है ये लेके आता है TI ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो आपको मिलेगा जर्मनी के अंदर। ओके, नेक्स्ट इंडेक्स है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। सिमिलर इंडेक्स है एक और ग्लोबल जेंडर गैप नाम का, ठीक है ना। फर्स्ट बात करेंगे जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, इंडिया का रैंक यहाँ पर 108 है और ग्लोबल जेंडर गैप जो है 127 है। यार गैप अगर पूछ रहा है आपको 127 रैंक है, इनइक्वालिटी इंडेक्स पूछ रहा है तो 108 है। फर्स्ट जो वर्ल्ड इक्वालिटी इंडेक्स है ये UNDP लेके आता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, और टॉप में डेनमार्क मिलेगा आपको। और जेंडर गैप का जो इंडेक्स है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लेके आता है और आइसलैंड ने यहाँ पर टॉप किया है, ठीक है ना। और इंडिया का रैंक कितना है, इंडिया का रैंक है यहाँ पर 127 और टॉप में कौन है, आइसलैंड है। यहाँ पर टॉप में था डेनमार्क जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के अंदर बाय UNDP। नेक्स्ट जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, हंगरनेस की प्रॉब्लम को यहाँ दिखाया जाता है, 111 जो रैंक है इंडिया का, 111। और नेक्स्ट है वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट 2024, यहाँ पर आपको USA का एक एयरपोर्ट है, हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट जो है वर्ल्ड का सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट का टैग मिला है इसको। और इंदिरा गांधी का जो एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपको दिल्ली में मिलेगा, इसका 10th नंबर में आता है ऑल ओवर वर्ल्ड में बिजीएस्ट के टर्म्स में। नेक्स्ट इज ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है ये पीस के बताता है कहाँ किस कंट्री में सबसे पीस है। इंडिया का जो रैंक है, इंडिया का रैंक है 126 है और टॉप कौन मारा है यहाँ पर, आइसलैंड ने टॉप मारा है, यार याद रखना आपको ये चीज़। ग्लोबल पीस के टर्म्स में 126 आइसलैंड इज़ अ टॉप। नेक्स्ट है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है, ये बेसिकली दिखाता है कि कौन कौन से कंट्रीज़ ग्रीन एनर्जी की तरफ काम कर रहे हैं, ये वो दिखाता है। इंडिया 67 नंबर में है, टॉप में ऑफकोर्स स्वीडन मिलेगा, हर बार टॉप में स्वीडन नहीं होता यहाँ पर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये है। नेक्स्ट इज आपका ये डेमोक्रेसी रिपोर्ट के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पर डेमोक्रेसी रिपोर्ट में इंडिया का रैंक 104 है आउट ऑफ 179। नेक्स्ट इज QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक जो है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग करते हैं यहाँ पर। सबसे हाईएस्ट रैंक जो इंडियन यूनिवर्सिटी को मिला हुआ है JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो आपको मिलेगा, इसका रैंक 20 अचीव हुआ है, इंडिया में सबसे हाईएस्ट रैंक इसी को मिला है। और टोटल रैंकिंग में इंडिया के 69 यूनिवर्सिटीज इंडिया में हैं यहाँ पर इस रैंकिंग के अंदर, और ये 14th एडिशन का रैंक है, ठीक है ना। फर्स्ट फिर बताना सुनिएगा एक बार, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का जो रैंकिंग है ये 14th एडिशन का रैंक है, 14th नंबर का ये रैंकिंग हुआ ये। और इंडिया का सबसे हाईएस्ट रैंक इसको मिला है JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, रैंक 20 इसको अचीव हुआ ऑल ओवर इंडेक्स के अंदर। और इंडिया के 69 यूनिवर्सिटीज़ आर पार्ट ऑफ दिस QS वर्ल्ड रैंकिंग्स। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका डिफेंस से चलते हैं हम लोग, डिफेंस कैटेगरी के अंदर क्या क्या न्यूज़ में है। डिफेंस रिलेटेड फर्स्ट जो है वो धर्म गार्डियन नाम की एक्सरसाइज है जो इंडिया और जापान मिलके करते हैं, ठीक है यार, धर्म गार्डियन इज रिलेटेड इंडिया एंड जापान। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश में एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज हो रही है, एक अलग अलग नेशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, मिलन नाम का। मिलन इज़ नथिंग बट अ मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है इन आंध्र प्रदेश में हो रही है। नेक्स्ट इज दोस्ती 16, अगेन एक नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका। ये 3 कंट्रीज़ हैं यहाँ पर जो दोस्ती 16 नाम का एक नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं, दिख रहा होगा यहाँ पर आपको। नेक्स्ट इसकी तरफ चलते हैं हम लोग, यहाँ पर आपको एक्सरसाइज का नाम दे दिया हूँ और उसका लिस्ट दे दिया किस कंट्री के साथ यहाँ पर हो रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैरी टाइम पार्टनरशिप इंडिया और UK, पूर्वी लहर इंडियन नेवी खुद कर रही है यहाँ पर, समुद्र और लक्ष्मण मलेशिया के साथ हो रहा है, इंडिया एंड मलेशिया। नेक्स्ट इज IMT इंडिया, मोज़म्बिक, तांजानिया, ये 3 कंट्रीज मिलकर कर रहे हैं IMT। डेजर्ट साइक्लोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला याद रखना आपको, डेजर्ट साइक्लोन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। डेजर्ट साइक्लोन अगर पूछ रहा है आपको, यू शुड गो विथ इंडिया और UAE, याद रखना आपको। डेजर्ट साइक्लोन अगर पूछ रहा है तो आपको UAE के साथ जाना, UAE। खाली साइक्लोन अगर पूछेगा, खाली साइक्लोन, यू हैव टू गो विद इजिप्ट। दोनों था इसलिए दोनों में एक साथ रख दिया यहाँ पर। अगर आपको एग्जाम में डेजर्ट साइक्लोन मिल रहा है कि डेजर्ट साइक्लोन नाम का एक्सरसाइज के साथ हुआ है, यू गो विथ UAE, ठीक है ना। खाली साइक्लोन मिल रहा है तो इजिप्ट में जाना है आपको, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट इज आपका ये डेजर्ट नाइट इंडिया, UAE, फ्रांस मिलके कर रहे हैं। अयोध्या इंडिया और थाईलैंड। टोपची ये इंडियन आर्मी ही कर रही है अकेले। डिफेंडर नाम की नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। खंजर इज़ विद किर्गिस्तान। सहयोग खजिन इज़ विद जापान। सी ड्रैगन में आपको इंडिया, US, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है सी ड्रैगन भी इंपॉर्टेंट मिलेगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है। और एक डिफेंडर
इंपॉर्टेंट है, खंजर भी इंपॉर्टेंट मिलेगा आपको, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और डेजर्ट साइक्लोन और साइक्लोन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मत भूलिएगा इसको पढ़ना याद है। और डेजर्ट नाइट भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया यूएई फ्रांस, ये कुछ इंपॉर्टेंट वंस है। एक बार मैं पॉज कर दे रहा हूँ इसको, इसकी अगर आप पॉज कर दीजिएगा देख लीजिएगा कि सक्सेस में कौन कौन कंट्रीज रिलेटेड है यहाँ पर। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को कवर करते हैं। फर्स्ट अवार्ड ऑफकोर्स आ रहा है यहाँ से संगीत नाटक एकेडमी की तरफ से, दिख रहा होगा यहाँ पर आपको। संगीत नाटक एकेडमी बेसिकली एक एकेडमी है जो बेसिकली अवार्ड देता है, एक एकेडमी पुरस्कार नाम का। याद रखना आपको, संगीत नाटक एकेडमी एक अवार्ड देता है, एकेडमी पुरस्कार, जो बेसिकली म्यूजिक, डांस और ड्रामा की फील्ड में दिया जाता है, बेसिकली हर साल दिया जाता है। और इस समय के जो चेयरमैन हैं संगीत नाटक एकेडमी के, वो इस वक्त संध्या पुरीचा इनका नाम है, याद रखना आपको। शी इज़ चेयरमैन ऑफ दिस संगीत नाटक एकेडमी, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस अवार्ड को देते हैं हर साल। अलग अलग फील्ड्स में दिया गया, बेसिकली 6 लोगों को दिया गया है। 6 पीपल हैव गॉट दिस एकेडमी पुरस्कार अवार्ड। फर्स्ट इज विनायक खेडेकर, आर विश्वेश्वरन, सुनायन लाल, राजा एंड राधा रेड्डी, दुलार एंड दया प्रकाश सिन्हा। ये बेसिकली 6 का नाम है जिनको ये अवार्ड्स मिला रिसेंटली। आपको एग्जामिनेशन में इन 6 में से कोई एक पूछ सकता है कि विच आर द फॉलोइंग हैज़ गॉट दिस संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, या फिर एकेडमी पुरस्कार बोल सकते हैं। विनायक खेडेकर उनको मिला है, ये बेसिकली ये ऑथर हैं। आर विश्वेश्वरन को मिला है, वीणा प्लेयर हैं, बेसिकली वीणा बजाते हैं। सुनैना हजारी लाल को मिला है, कथक डांसर है, उत्तर प्रदेश का ये क्लासिकल डांस है। राजा एंड राधा रेड्डी कुचिपुड़ी डांस, आंध्र प्रदेश का डांस की वजह से मिला है, ये आपका आंध्र प्रदेश का एक क्लासिकल डांस है। दुलाल रॉय ये एक थिएटर डायरेक्टर है ऑफकोर्स, एंड दया प्रकाश सिन्हा प्ले राइट है। यह देखिएगा ये सब पॉइंट्स कि ये किन किन को मिला है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। विनायक खेडेकर, आर विश्वेश्वरन, सुनायन हजारी लाल, राजा एंड राधा रेड्डी, दुलाल रॉय एंड दया प्रकाश सिन्हा। और किन फील्ड से मिला, जैसे याद रखिएगा कि ये किस फील्ड से रिलेटेड है। एग्जाम में पूछ सकता है कि ये आपको नाम दे देगा, बेसिकली पूछेगा किस फील्ड से ये रिलेटेड है, तो वो भी पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, उसको एक बार देख के जाइएगा। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो अवार्ड है वो है ज्ञानपीठ अवार्ड है। 58 नंबर का जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो रिसेंटली इश्यू है। तो यहाँ पर ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो बेसिकली एक लिटरेरी अवार्ड है, बेसिकली आपका लिटरेचर के लिए दिया जाता है। 58 नंबर का जो अवार्ड 2024 का जो अवार्ड है, 2023 का जो अवार्ड 2024 में दिया गया है। तो ये जो अवार्ड है 2 जन को मिला है, एक संस्कृत स्कॉलर है, जगदरु स्वामी नाम है इनका, याद रखना इनको, और गुलजार जो एक उर्दू पोएट है। इन दोनों को मिला है 58 ज्ञानपीठ अवार्ड। और ज्ञानपीठ अवार्ड है वो लिटरेरी अवार्ड है, बेसिकली अगर आप किसी भी लिटरेचर में आपका एक्सट्रीमली हाई कंट्रीब्यूशन है, किसी भी 22 लैंग्वेजेस में, जो आपके शेड्यूल 8 के लैंग्वेजेस जो हैं, आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शेड्यूल 8 जो लैंग्वेजेस हैं, किसी भी एक लैंग्वेज में अगर आप स्पेसिफिक एक बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया तो उसकी वजह से आपको ये ज्ञानपीठ अवार्ड मिल सकता है। इंडिया का पहला जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो दिया गया था जी शंकरा करूप को 1965 में, ठीक है ना, याद रखना आपको ये चीज़। और जो उर्दू पोएट गुलजार एंड स्कॉलर कॉल्ड एज जगदरु, इनको 58 नंबर का अवार्ड मिला, याद रखना ये पॉइंट आपको। तो इंडिया के फर्स्ट जो पर्सन थे उनका नाम याद रखना आपको, शंकर करूप थे, विच हु गॉट द फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड इन द ईयर 65। उसके बाद आशापूर्णा देवी जी वॉज द फर्स्ट वुमेन रेसिपिएंट ऑफ दिस अवार्ड, एंड दामोदर मसो वॉज द 57th नंबर अवार्डी, 57th नंबर जो 2023 में दिया गया था, 22 का अवार्ड था ऑफकोर्स, ठीक है, याद रखिएगा। 58 नंबर का यहाँ मेंशन किया हुआ, जगदरु स्वामी जी एंड गुलजार, उर्दू पोएट हैं और ये संस्कृत स्कॉलर है एक, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड भी है। इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न की बात हो रहा है यहाँ पर, 2024 का 5 लोगों को मिला है। 5 के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। भारत रत्न से स्टैटिक से भी क्वेश्चन आने लगे हैं एक्चुअल एग्जामिनेशन में। करंट अफेयर्स तो पूछते ही पूछते हैं वो लोग, पर स्टैटिक से भी इसका बैकग्राउंड क्या है, कब से स्टार्ट हुआ था, पास में किसको दिया गया, उसको भी हम कवर करेंगे यहाँ पर। फिलहाल इस साल 2024 में जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, सबसे टॉप सिविलियन अवार्ड है, आपको याद होना चाहिए, 5 लोगों को मिला है। मैं इनका नाम जूम कर रहा हूँ। पीवी नरसिम्हा राव, जो इंडिया के 1990s के समय में प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ये वो प्राइम मिनिस्टर इन 1991 से लेकर 1996 के आसपास। चौधरी चरण सिंह बहुत कम टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको भी याद रखना है। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर MS स्वामीनाथन, उनको भी मिला है यहाँ पर। लाल कृष्ण आडवाणी, ये एक सीनियर बीजेपी लीडर है, पॉलिटिक्स में इसका काफ़ी बड़ा रोल रहा है इनका। और कर्पूरी ठाकुर जी को यहाँ मिला है। ये 5 लोगों को मिला, याद रखना आपको ये चीज़। पीवी नरसिम्हा राव एक्स प्राइम मिनिस्टर, चौधरी चरण सिंह ये भी बहुत कम टाइम के लिए 1980s के समय में प्राइम मिनिस्टर रहे थे, बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए रहे थे। MS स्वामीनाथन ग्रीन रेवोल्यूशन, लाल कृष्ण आडवाणी का पॉलिटिक्स में कंट्रीब्यूशन था, और कर्पूरी ठाकुर जी, इनका नाम याद रखना। ये 5 को मिला है बेसिकली। और इसमें से 58th नंबर जो अवार्ड है, जो याद रखना 58th नंबर का, ये लाल कृष्ण आडवाणी को मिला है, ठीक है ना। ये बेसिकली इनके बारे में यहाँ दिख रहा होगा आपको, लाल कृष्ण आडवाणी जी को 50th नंबर का अवार्ड मिला है। ही हैज़ अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड पब्लिक लाइफ। बेसिकली ये अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे ना, उनके समय में ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे,
इसलिए वैसे उनका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है वहाँ पर। ओके, तो इसको आगे चलते हैं हम लोग, बाकी लोगों का कवर करते हैं कि इनको कैसे कैसे किस किस डोमेन्स में मिला है अवार्ड, सॉरी किन किन वजह से मिला है। फर्स्ट, कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में मालूम होगा आपको। कर्पूरी ठाकुर वॉज बिहार्स एक्स चीफ मिनिस्टर। इनको जन नायक के नाम से भी जानते हैं, पीपल्स लीडर भी बोलते हैं इनको। बेसिकली सोशलिस्ट पॉलिसीज़ की वजह से ये बहुत फेमस हो गए थे, एक टाइम था। तो यहाँ से रखना है कि इनको कर्पूरी ठाकुर जी को इस साल भारत रत्न अवार्ड मिला, जो इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। लाल कृष्ण आडवाणी जी आपको बता चुका हूँ, इनका वो कॉन्ट्रीब्यूशन था पॉलिटिक्स में। नेक्स्ट, पीवी नरसिम्हा राव, ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 1991 से 1996 के बीच में। और जो इंडिया में जो एलपीजी रिफॉर्म्स थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, ये इन्होंने इनके प्राइम मिनिस्टर के अंडर में, ये उस समय पीएम थे तो इनके अंडर में आए थे वो। और चौधरी चरण सिंह भी पीएम रह चुके हैं, बताया आपको, बहुत कम समय 1980s के आसपास, 79 के 80s के आसपास बहुत ही कम समय के लिए पीएम रहे थे। और ये एंटी कांग्रेस बेसिकली जो थियोलॉजी है वो आगे बढ़ाए थे। और एम एस स्वामीनाथन याद होना चाहिए आपको, ये एग्रीकल्चर और फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा, तभी इनको बोलते हैं कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया का टैग इनको दिया जाता है। ठीक है, ये तो 5 लोग तो अभी के थे, मगर आपको बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए कि इससे पहले क्या इसका स्टैटिक पार्ट क्या है। स्टैटिक पार्ट में सबसे पहला पॉइंट मालूम होना चाहिए आपको कि सर यहाँ पर कि इंस्टीट्यूशन कब हुआ था, कि भारत रत्न कब से देना स्टार्ट हुआ था। जनवरी 2 1954 को डिसाइड हुआ था कि हम लोग को हर साल, ऐसा फिक्स नहीं हुआ था हर साल, मगर ये भारत रत्न का जो कॉन्सेप्ट है वो इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था 1954 में जनवरी 2 को। तो ये रखना है। उसके बाद फर्स्ट टाइम अवार्ड दिया गया था ये जनवरी 26 हमारा जो रिपब्लिक डे था 1954 का, तो उस दिन ये अवार्ड दिया गया था, याद रखना आपको। 26 इंडिया का ऑफकोर्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इट इज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, सबसे टॉप मोस्ट अवार्ड है। और ये जो अवार्ड है किसी भी फील्ड में दिया जाता है, ऐसा कुछ फील्ड रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक पर्टिकुलर फील्ड में ही आपको आना है। इट कैन बी गिवन इन एनी फील्ड, कोई भी फील्ड में दिया जा सकता है, याद रखना आपको। इससे 2011 से पहले कुछ लिमिटेड फील्ड्स में दिया था, मगर 2011 के बाद से इट कैन बी गिवन इन एनी फील्ड, कोई इससे फील्ड का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और अभी तक 50 नंबर का दिया गया है, टोटल 50 नंबर्स को दिया गया है, 50 भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। और ये किसको मिलेगा ये डिसाइड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को, फिर वो अवार्ड देते हैं। ये अवार्ड प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है, मगर रिकमेंडेशन आता है प्राइम मिनिस्टर से, ठीक है। पीएम रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट फाइनली फिर अवार्ड देते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल एज सच को डिफाइन नहीं, कितने लोगों को मैक्सिमम दिया जा सकता है एक साल के अंदर, इसका कोई डेफिनेशन एज सच गिवन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है इसका। अब मेडल में, जो भारत रत्न का मेडल होता है, आपको फोटो दिख रहा होगा, इसका फ्रंट व्यू मैंने लगा रखा, बैक व्यू लगा रखा। मेडल में आपको एक ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, आपको ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, जिसका एक पीपल लीफ का शेप उसको दिया जाता है बेसिकली ब्रॉन्ज मेडल को। इसका फ्रंट व्यू में आपको दिख रहा होगा, फ्रंट व्यू में इसका पीपल जो लीफ में यहाँ पर फोटो दिया गया, यहाँ पर भारत रत्न लिखा हुआ है देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर। और बैक व्यू में नेशनल एम्बलम दिख रहा होगा आपको, नेशनल एम्बलम, और सत्य में जयते जो इंडिया का नेशनल मोटो है। ये 3 आइटम्स यहाँ विजिबल हैं। सबसे पहला भारत रत्न यहाँ लिखा गया देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर, और बैक साइड के अंदर नेशनल एम्बलम है और नेशनल मोटो भी है, सत्य में जयते, ठीक है। तो उसके बाद याद रखना, आपकी सर्टिफिकेट जो होता है, जो दिया जाता है ऑफकोर्स, वो प्रेसिडेंट के द्वारा साइन किया जाता है। ये ऑफकोर्स हमारे इंडिया के फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन है टू हैव दिस अवार्ड, और ये प्रणब मुखर्जी जी इनको अवार्ड दे रहे हैं, ठीक है। कैश कॉम्पोनेंट एज सच कुछ यहाँ नहीं दिया था, मगर खाली वो अवार्ड देते हैं यहाँ पर। हर साल देने का कोई मैंडेटरीनेस है नहीं, ठीक है ना। और ये इंडियन सिटीजन को दिया जाएगा, प्लस फॉरेन सिटीजन्स को भी दिया जा सकता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन सिटीजन्स को दिया जा सकता है, प्लस फॉरेनर्स को भी दिया गया है, पास से बताऊंगा आपको मैं। और ये जो है अवार्ड जो है आफ्टर डेथ भी दिया सकता है, अगर किसी का डेथ हो गया उसके बाद भी उनको जो रिकॉग्नाइज करने के लिए इट कैन बी गिवन पोस्टमसली, मतलब है इसका आफ्टर डेथ भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो इंडिया के जो फर्स्ट रेसिपिएंट्स के पहले मैं यहाँ आना चाहूँगा आपको। कैश कॉम्पोनेंट यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा आपको, और जो ऑर्डर ऑफ रैंकिंग है हमारे यहाँ पर, जो ऑफिशियल्स जो भी इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं, तो वहाँ पर एक ऑर्डर ऑफ रैंकिंग दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कि सबसे टॉप मोस्ट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स पे कौन आता है। प्रेसिडेंट आते हैं नंबर 1 के अंदर आते हैं, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड पीएम। तो 7वें नंबर में आपको दिख रहा होगा, 7वें नंबर में यहाँ पर इस रैंक में आते हैं भारत रत्न अवार्डी। टोटल जो आपका प्रेसिडेंट से ऑर्डर रैंकिंग जो ऑर्डर है यहाँ पर इंपॉर्टेंस के हिसाब से, कितने भी ऑफिसर्स जो भी हैं यहाँ पर, तो प्रेसिडेंट नंबर 1 में आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट नंबर 2 में है, थर्ड इज प्राइम मिनिस्टर, और 7वें नंबर में आते हैं भारत रत्न अवार्डीज। इनका सिमिलर रैंक कैबिनेट के इक्वलेंट रैंक दे दिया गया इनको, ठीक है, रखना आपको पॉइंट, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट रेसिपिएंट्स है, जो फर्स्ट 54 में दिया गया था, 54 जनवरी 26 को, तो उस समय फर्स्ट इनिशियली श्री राजगोपालचारी को दिया गया था, सीवी रमन और एस राधाकृष्णन। श्री राजगोपालचारी को दिया गया था, ये ऑफकोर्स तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, सीवी रमन भी तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं एस राधाकृष्णन। श्री राजगोपालचारी वॉज एक्चुअली द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। फर्स्ट इनको दिया गया था अवार्ड, जो इनके बारे में बता रहा हूँ आपको मैं। और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे, इंडिपेंडेंस से पहले, मतलब इंडिपेंडेंस के वक्त एक्चुअली 47 के आसपास एक पोजीशन था गवर्नर जनरल नाम का, जिसमें ये लास्ट
थे इस पोजीशन में, उसके बाद से ये पोजीशन ख़त्म कर दिया गया था और इसको हटा के फिर ख़त्म कर दिया गया। ये बेसिकली ब्रिटिशर्स क्रिएट किए थे पोजीशन को, और लास्ट पर्सन टू बी इन दिस पोजीशन वाज श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, सीवी रमन का कंट्रीब्यूशन याद रखना होगा। रमन इफेक्ट के बारे में आप नहीं भूल सकते कि रमन इफेक्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से हम लोग ने लिया है वहाँ से। और एस राधाकृष्णन हमारे इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट भी बन गए थे। तो याद रखना इनके ये 3 लोगों को फर्स्ट टाइम मिला है। उसके बाद जो फर्स्ट फीमेल का नाम याद रखना इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट फीमेल और द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो। वुमेन भी हैं फर्स्ट फीमेल एंड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो टू गेट दिस अवार्ड वॉज इंदिरा गांधी। टोटल वुमेन्स रखना 5 वुमेन्स को टोटल दिया गया, एक्चुअली 5 वुमेन्स हैज टोटल गॉट दिस अवार्ड, उसमें से एक इंदिरा गांधी हैं। मैं आपको 5 का लिस्ट दूंगा थोड़ी देर में कि 5 वुमेन्स कौन कौन से हैं, मगर एक उनमें से इंदिरा गांधी याद रखना आपको। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन एंड आउट ऑफ द 5 वुमेन्स एंड शी इज़ ऑल्सो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो। और फर्स्ट पॉस्टुमसली जो है आफ्टर डेथ दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को। एंड फर्स्ट फॉरेनर खान अब्दुल गफर खान। बेसिकली खान अब्दुल गफर खान को ये पाकिस्तान साइड चले गए थे, मगर इनका जो कंट्रीब्यूशन है नॉन वायलेंस की तरफ वो बहुत इमेंस था, तो उसकी वजह से ही इज़ द फर्स्ट फॉरेनर टू हैव दिस अवार्ड। इंडिया के यंगेस्ट और द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन दोनों सेम है, सचिन तेंदुलकर जी को दिया गया है। ओल्डेस्ट टू हैव दिस अवार्ड इज DK कार्वे जी, 100 ईयर्स की एज में इनको दिया गया था। उसके बाद मैंने बताया कि 5 वुमेन को दिया गया था, जिसमें से एक इंदिरा गांधी थे। इंदिरा गांधी वो तो फर्स्ट, मदर टेरेसा, उसके बाद अरुणा असफ अली वॉज द फर्स्ट वुमेन टू होस्ट द नेशनल फ्लैग ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट 42 के समय, जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था उस समय इन्होंने फर्स्ट फ्लैग इंडिया का जो है वो होस्ट किया था। MS सुब्बलक्ष्मी, ये ऑफकोर्स आपका म्यूजिशियन थे। लता मंगेशकर जी को भी दिया गया है। टोटल 5 वुमेन्स हो गए, लता मंगेशकर, M सुब्बलक्ष्मी, अरुणा असफ अली, मदर टेरेसा एंड इंदिरा गांधी। दीज आर 5 वुमेन हु हैव गॉट दिस अवार्ड। अब प्रेसिडेंट के लिस्ट में कौन कौन से प्रेसिडेंट है जिनको ये अवार्ड दिया गया था? एस राधाकृष्णन ऑफकोर्स, ये वाइस प्रेसिडेंट भी थे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी थे और प्रेसिडेंट भी पोजीशन में रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद, ज़कीर हुसैन, VV गिरी, APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एंड प्रणब मुखर्जी। ये जो हैं 6 प्रेसिडेंट हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया। 6 प्रेसिडेंट हु हैव गॉट दिस भारत रत्न का नाम फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, सुनिएगा ध्यान से एक बार। फर्स्ट बता रहा हूँ आपको एस राधाकृष्णन, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद, ज़कीर हुसैन, VV गिरी, APJ अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी। उसके बाद फॉरेनर्स को फर्स्ट फॉरेनर वॉज खान अब्दुल गफर खान, और नेल्सन मंडेला को भी मिला है, साउथ अफ्रीकन जो इंडिपेंडेंस में इनका काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन था। और फर्स्ट इंडियन हु वाज बॉर्न आउटसाइड मदर टेरेसा, ऑफकोर्स ये वुमेन के अंदर में भी आते हैं, कैटेगरी के अंदर भी इनको मिला था, मगर शी इज़ द इंडियन बट बॉर्न आउटसाइड मदर टेरेसा का वहाँ पर याद रखना कोई चीज़। अब प्लस कुछ लिस्ट है जो एग्जाम में पूछता है कि भारत रत्न भी मिला है और नोबेल प्राइज़ भी मिला है, दोनों का अवार्ड ही याद रखना आपको। 3 ऐसे लोग हैं इंडिया में जिनको दोनों प्राइज़ मिला है, भारत रत्न तो मिला ही मिला है, प्लस नोबेल प्राइज़ भी मिला है इनको। रमन उसमें से एक हैं, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन। CV रमन को नोबेल प्राइज़ ऑफकोर्स फिजिक्स के डोमेन में मिला है। रमन इफेक्ट के बारे में इन्होंने जो बताया गया था उसके वजह से ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन है। मदर टेरेसा ऑफकोर्स पीस के लिए मिला हुआ इनको। अमर्त्य सेन वॉज एक्चुअली गिवन अवार्ड नोबेल प्राइज़ बिकॉज ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये 3 ऐसे लोग हैं जिनको भारत रत्न भी मिला है प्लस नोबेल प्राइज़ भी मिला है। उसके बाद पॉस्टुमसली जो है लिस्ट दे दिया आपको। लाल बहादुर शास्त्री was the first who got this posthumously. After death, B.R. Ambedkar, Sardar Vallabhbhai Patel, and Bhadur Shastri was the first one to get this posthumously. B.R. Ambedkar, उसके बाद सरदार पटेल एंड मोरारजी देसाई। टोटल 4 लोग हैं जिनको आफ्टर डेथ ये मिला है, आफ्टर डेथ मतलब उसका पोस्टुमसली है। B.R. अम्बेडकर, पटेल एंड मोरारजी देसाई। ठीक है जी, उसके बाद देखते हैं हम लोग कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स है कि जो डोमेन्स में जो लोग हैं उनका कहाँ कहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जाम पूछ सकता है आपको बहुत आसानी से। तो बेसिकली क्या था ना, श्री राजगोपालाचारी, इनका राजा जी बोलते थे इनको, इनका एक नाम था, राजा जी निकनेम था इनका। ये लॉयर थे, स्टेट्समैन भी थे और पॉलिटिक्स में काफ़ी कंट्रीब्यूशन था इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंस के बाद भी ऑफकोर्स। CV रमन का कंट्रीब्यूशन ऑफकोर्स फिजिक्स में था, बता दिया आपको। एस राधाकृष्णन टीचर्स डे मनाते हैं इनके जो बर्थडे के दिन ऑफकोर्स हम लोग। तो वाइस प्रेसिडेंट फर्स्ट थे हम लोग और प्रेसिडेंट भी उसके बाद रह चुके हैं, इंडिया फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद प्रेसिडेंट भी बन चुके थे। ठीक है, उसके बाद M विश्वेश्वरैया का कंट्रीब्यूशन, सिविल इंजीनियर, पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। DK कार्वे, द ओल्डेस्ट पर्सन टू गेट दिस अवार्ड वॉज सोशल रिफॉर्मर, 100 ईयर्स के एज में दिया गया था इनको जब 100 साल के थे। और मदर टेरेसा के बारे में बता चुका हूँ ऑलरेडी मैं, ये कैथोलिक जो डोमेन है आपका, जो आपका ये क्या होता है आपका क्रिश्चियनिटी के अंदर, तो इसके फाउंडर थे बोलते हैं। और विनोबा भावे वॉज अ सोशल रिफॉर्मर, काफ़ी क्लोज थे महात्मा गांधी के। गुजाया लांदा वॉज अ प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो। ठीक है, कुछ और नाम है, S सुब्रमण्यम है, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर में था। GP नारायण, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन, जब इंडिया में जब इमरजेंसी लगाया गया था 75 के आसपास, तो इन्होंने बहुत चढ़ के आगे बढ़ के दिखाया था कॉन्ट्रीब्यूशन इनका। और बिस्मिल्लाह खान ऑफकोर्स ये शहनाई प्लेयर है, ये सब याद रखिएगा आप। उसके बाद जो है वो ग्रैमी अवार्ड्स देखते हैं। ग्रैमी अवार्ड्स बेसिकली ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है बेसिकली, कि हम लोग ये अमेरिका में देते हैं हर साल। ग्रैमी अवार्ड्स बेसिकली ये अवार्ड है, ये डोमेन में म्यूजिक इंडस्ट्री में दिया जाता है
और इस साल का जो अवार्ड है ग्रैमी अवार्ड्स, ये म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर एक शक्ति बोल के एक ग्रुप है, फ्यूजन ग्रुप है, म्यूज़िक बैंड एक ग्रुप है, जिसमें 2 लोग को दिया गया है, ज़कीर हुसैन और शंकर महादेवन। ये दोनों का नाम है कि ज़कीर हुसैन और शंकर महादेवन। इनका जो अवार्ड दिया गया 66th ग्रैमी अवार्ड है। इनकी एल्बम रिलीज हुई थी दिस मोमेंट, इसके वजह से इनको दिया गया है। दोनों का नाम ज़कीर हुसैन और शंकर महादेवन का नाम याद होना, ज़कीर हुसैन और शंकर महादेवन। शक्ति नाम का इनका बैंड ग्रुप है, जो म्यूज़िक ग्रुप है, सॉरी। और ये हर साल अमेरिका में दिया जाता है। और जो हर साल जो है यहाँ पर इनको एक ग्रामाफोन, जहाँ पर म्यूज़िक रिकॉर्ड करते थे, बहुत ही एंटिक चीज़ है ये, ठीक है ना, ये दिया जाता है अवार्ड्स के समय में। और ज़कीर हुसैन को बेसिकली 2 अवार्ड्स यहाँ दिए गए हैं रिसेंटली। एक तो आपका ये बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक परफॉर्मेंस के लिए, तो बेसिकली आपका ज़कीर हुसैन को 2 पेयर, बेसिकली एक पेयर ऑफ विक्ट्रीज दिया गया 2 आपका डोमेन्स में। फर्स्ट जो है आपका बेस्ट म्यूज़िक परफॉर्मेंस के लिए दिया गया ऑफकोर्स, एंड बेस्ट कॉन्टेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम के लिए दिया गया। दोनों अवार्ड्स इनको मिला है, बेसिकली 2 चीज़ के लिए मिला है, ये रखना आपको। और ये ग्रुप का नाम शक्ति फ्यूजन ग्रुप, याद रखिएगा। नेक्स्ट बॉलीवुड से एक अवार्ड है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, बहुत फेमस अवार्ड है ये, हर साल दिया जाता है मुंबई में। तो इस साल बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया शाहरुख खान को, जिस इज़ मूवी जवान। रानी मुखर्जी को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस, मिस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, ठीक है। बेस्ट फिल्म जवान ऑफकोर्स। बेस्ट डायरेक्टर ये एनिमल फिल्म को मिला है संदीप रेड्डी, जो ऑफकोर्स इसके ओवरऑल आपके जो डायरेक्टर थे, ठीक है। तो इस यहाँ तक हम लोग इसको एंड करते हैं यहाँ पर। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसको हम कवर करते हैं, स्पोर्ट्स की तरफ चलते हैं। वो है खेलो इंडिया प्रोग्राम, पूरा न्यूज़ में बेसिकली इंडिया में बार बार ये दिखा हूँ एग्जामिनेशन में, खेलो इंडिया प्रोग्राम के जो स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं बार बार वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो आज टोटली इस प्रोग्राम को हम पूरा कवर करेंगे, खेलो इंडिया के अंदर क्या क्या प्रोग्राम्स आ रहे हैं रिसेंटली और क्या क्या न्यूज़ में है। ये खेलो इंडिया जो इवेंट है ना, ये इंडिया का जो आपका ये ओवरऑल आपका जो ये कॉन्सेप्ट है, ये 2017 से स्टार्ट हुआ था इंडिया में। 2017 का ये कॉन्सेप्ट है। 2017 में इंडिया ने रिसेंटली खेलो इंडिया का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। यहाँ पर स्पोर्ट्स को थोड़ा बहुत बढ़ावा देने की बात हुई कि स्पोर्ट्स एज एन करियर, स्पोर्ट्स एज एन सेक्टर को कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो वहाँ पर खेलो इंडिया जो है गवर्नमेंट उसको लॉन्च की कि हर साल इस खेलो इंडिया प्रोग्राम को यहाँ पर बेसिकली आपका ये कंडक्ट किया जाएगा। बेसिकली 3 फॉर्मेट्स में इसको कंडक्ट करने की बात हो रही है यहाँ पर। वन इज़ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। ये 3 फॉर्मेट्स में खेला जाता है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, खेलो इंडिया का प्रोग्राम जो है हर साल होता है ये अंडर द एम्बिट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स और विंटर गेम्स। ये 3 फॉर्मेट्स में ये होता है। और तीनों फॉर्मेट्स में याद रखना आपको, सबसे पहला जो फॉर्मेट स्टार्ट हुआ था वो हुआ था यूथ गेम्स का। यूथ गेम्स का मतलब है बेसिकली 18 ईयर्स अगर आपका मिनिमम है एज है, तो वहाँ से आपको 18 ईयर्स का जो मैक्सिमम एज है, तो यहाँ पर उसके लिए एक कंडीशन है कि आपका मैक्सिमम एज जो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं उनका 18 मैक्सिमम हो सकता है। और 2018 में फर्स्ट इवेंट हुआ था आपका न्यू दिल्ली के अंदर, फर्स्ट इवेंट। और लास्ट जो इवेंट हुआ 2023 का, वो 6th इवेंट था और तमिलनाडु में कंडक्ट किया गया था। याद रखना आपको, यूथ गेम्स का बात कर रहा हूँ मैं। और 2024 का जो इवेंट है वो उत्तर प्रदेश में कंडक्ट करने की बात हो रही है, वो अभी तक हुआ नहीं है। तो एग्जामिनेशन में आपको ये जो अभी इस वक्त न्यूज़ में ये है 6th इवेंट तो तमिलनाडु में हुआ है, इसको हम डिटेल कवर करेंगे। मगर फर्स्ट इवेंट हुआ था दिल्ली के अंदर 2018 में, और नेक्स्ट इवेंट जो है वो उत्तर प्रदेश में होने वाला है आने वाला समय में, ठीक है। यूथ गेम्स खत्म होने के बाद हमारा नेक्स्ट फोकस होगा यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर। ये भी बहुत न्यूज़ में रहा है। फर्स्ट जो यूनिवर्सिटी के अंदर 2022 का स्टार्ट हुआ था, 2020 में स्टार्ट हुआ था ऑफकोर्स। और उड़ीसा जो कि किट यूनिवर्सिटी है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, यहाँ से इसका फर्स्ट स्टार्ट हुआ था। और 2023 का जो चीज़ न्यूज़ में हम लोग कवर करने वाले हैं, ये नॉर्थ ईस्ट के गुवाहाटी में स्टार्ट हुआ है और पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कंडक्ट किया जाएगा। लास्ट के अंदर विंटर गेम्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी 2020 का ही कॉन्सेप्ट है और हर साल होता है। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हर साल होता है। इस बार ये 3rd इवेंट है 2023 का, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली न्यूज़ में ये सब है। ये जो आपका लास्ट इवेंट जो है न्यूज़ में, ये कवर करने वाले हैं। लाइक फॉर एग्जांपल 2023 का जो है यूथ गेम्स, इसे कवर करेंगे। उसके बाद 2023 का आपका यूनिवर्सिटी गेम्स एंड 2023 का विंटर गेम्स, ये 3 का कवर करने वाले हैं एक करके। स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट जो है खेलो इंडिया का यूथ गेम्स से स्टार्ट करते हैं। यूथ गेम्स का कॉन्सेप्ट बताया आपको, मैक्सिमम एज 18 ईयर्स तक हो सकता है और आपको पार्टिसिपेट करना है यहाँ पर। फर्स्ट इवेंट 2018 में हुआ था दिल्ली के अंदर, और जो 2023 का जो इवेंट है, जिसका मैस्कॉट दिख रहा होगा आपको, ये मैस्कॉट है इसका, वीरा मगने नाम है इसका आपका ये मैस्कॉट। बेसिकली आपका ये जो मैस्कॉट है 2023 का, ये बेसिकली एक नाम है रानी वेलू नाचियर का। ये बेसिकली एक फ्रीडम फाइटर थे जो इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिश के अगेंस्ट से बहुत खड़े हुए थे। साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में इनको बहुत बेसिकली दिखाया जाता है। तो वो ही बेसिकली मैस्कॉट बना दिए गए हैं, क्योंकि ये बेसिकली इवेंट जो है ये तमिलनाडु में कंडक्ट हो रहा है
इवेंट जो है आपका चेन्नई में कनेक्ट हो, इस वजह से वीरा मगनी इसका जो मैस्कॉट बना दिया है। और क्या है बता रहा हूँ, ये बेसिकली शी इज़ अ फ्रीडम फाइटर हु फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में खड़े हो गए थे। इनका रियल नेम क्या है, रानी वेलू नचियार इनका रियल नेम है। और जो ये लोगो है ओवरऑल, ये लोगो में आपका तिरुवल्लुवर जो है संगम लिटरेचर में जो दिए थे कंट्रीब्यूशन, उनका भी यहाँ पर थोड़ा बहुत फोटो दिखाया गया है। और 2023 का जो यूथ गेम्स हुआ है वहाँ पर स्क्वैश को फर्स्ट टाइम एवर इंक्लूड किया गया है। और सिलंबम जो है एक इवेंट, एक बेसिकली एक मार्शल आर्ट है, उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है। और ये जो ओवरऑल यूथ गेम्स जो ऑलरेडी हो चुका है, इसके विनर क्या रखना का विनर कौन है, विनर इज़ महाराष्ट्र ओवरऑल 57 गोल्ड मेडल जीता है यहाँ पर, बीइंग द विनर ऑफ 2023 खेलो इंडिया यूथ गेम्स। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को कवर करते हैं। यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर याद रखना आपको, फर्स्ट यूनिवर्सिटी गेम 2020 में हुआ था। उड़ीसा का जो किट यूनिवर्सिटी है फेमस, वहाँ पर कंडक्ट किया गया था। जो मिनिस्टर्स ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इस वक्त कौन है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैं, जो ओवरऑल कंडक्ट करवाते हैं ये। 2023 का मैस्कॉट क्या था बेसिकली अष्टलक्ष्मी, देखा अष्टलक्ष्मी बेसिकली आपका बटरफ्लाई को यहाँ पर दिखाया गया एज अ मैस्कॉट। और फर्स्ट टाइम एवर ये गुवाहाटी में हो रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में फर्स्ट टाइम हो रहा है ये, इससे पहले नॉर्थ ईस्ट में कभी नहीं हुआ है। 2020 से स्टार्ट हुआ है, 2023 का जो इवेंट है ये गुवाहाटी में कंडक्ट किया गया है और असम से स्टार्ट किया गया। फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में से कवर करेंगे। और इस साल का जो विनर है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी विनर यहाँ पर दिखाया गया है। अराउंड 32 गोल्ड मेडल्स अकेला चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जीता है, तो वो बीइंग द विनर। यहाँ पर दो नाम बार बार जो न्यूज़ में मेंशन किया वो मालूम होना चाहिए आपको। वन वॉज प्रत्याशा रे, सेकेंड इज जेवियर डिसूजा। प्रत्याशा रे जो है शी इज़ अ स्विमर, उड़ीसा का उत्कल यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं ये। और कर्नाटक का जो जैन यूनिवर्सिटी है वहाँ से जो स्विमर जो मेन जो न्यूज़ में है टॉप मेडल विनर जो है जेवियर डिसूजा नाम है इनका, फ्रॉम कर्नाटका। प्रत्याशा रे फ्रॉम उड़ीसा उत्कल यूनिवर्सिटी। वर्ल्ड याद रखना आपका फर्स्ट इवेंट 2020 में हुआ था। इस साल ये आपका थर्ड इवेंट हो रहा है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, गुवाहाटी के अंदर, असम में। उसके बाद जो है लास्ट कॉन्सेप्ट है खेलो इंडिया विंटर गेम्स के बारे में। विंटर गेम्स का जो कॉन्सेप्ट है वो 2020 से स्टार्ट हुआ। अगेन यूनिवर्सिटी गेम भी 2020 में स्टार्ट हुआ था, खाली यूथ गेम्स है वो 2018 से स्टार्ट हुआ था, यूथ गेम्स वाला इवेंट। ठीक है, 2020 का जो था खेलो इंडिया विंटर गेम वो गुलमर्ग में हुआ था। और हर साल गुलमर्ग में ही होता है, जम्मू कश्मीर में एक जगह है गुलमर्ग फेमस। स्नो लेपर्ड इस साल का मैस्कॉट है, दिख रहा होगा आपको, स्नो लेपर्ड इज द मैस्कॉट ऑफ 2023। शीन ई शी नाम है इसका। ठीक है, इंडियन आर्मी ने इस ओवरऑल विंटर गेम्स को जीत लिया ऑलरेडी। अराउंड 10 गोल्ड मेडल जीते हैं इंडियन आर्मी ने। बेसिकली 2 स्टेज में होता है ये जो आपका विंटर गेम्स है। स्टेज 1 में आप 2 स्पोर्ट्स होते हैं और स्टेज 2 में और ओवरऑल 4 स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। आइस हॉकी हो गया, आइस स्केटिंग हो गया, उसके बाद 4 स्पोर्ट्स के अंदर स्काई माउंटेनिंग हो गया, एल्फाइन स्काइंग हो गया, स्नो बोर्ड स्काइंग एंड नॉर्डिक स्काइंग। ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर ओवरऑल आपको याद रखना टोटल 6 स्पोर्ट्स कंडक्ट किए जाते हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों को मिला के। और इस साल का विनर कौन है, इंडियन आर्मी वॉज द विनर और स्नो लेपर्ड इज द ओवरऑल मैस्कॉट। विंटर गेम्स की बात करना ऑफकोर्स, तो ये गुलमर्ग में हर साल होता है। इस साल का जो लास्ट है वो थर्ड इवेंट था 2020 से 2023 का जो इवेंट था। नेक्स्ट जो स्पोर्ट्स जो न्यूज़ में बार बार दिखाया गया है न्यूज़ में, तो बेसिकली वो नेक्स्ट न्यूज़ बात हो रहा है यहाँ पर बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप के बारे में। ये बार बार यहाँ पर न्यूज़ है कि बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप जो है ये इस साल हुआ था मलेशिया के अंदर। बेसिकली 2016 से ये हर साल हो रहा है। बैडमिंटन एशिया टीम चैम्पियनशिप नाम है इस इवेंट का, बैडमिंटन एशिया टीम चैम्पियनशिप, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। इस साल जो 2016 से जो हर साल हो रहा है मलेशिया में हुआ था इस साल। तो मलेशिया में इस साल जो इंडियन टीम है, इंडियन वुमेंस टीम ने डिफीट किया है थाईलैंड टीम को इन द फाइनल्स ऑफ दिस बैडमिंटन एशिया टीम चैम्पियनशिप। ठीक है ना, याद रखना आपको कि इंडियन टीम हैज़ डिफीटेड थाईलैंड इन दिस फाइनल्स। तो यहाँ पे 2 लोग का काफ़ी बार मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। एक तो ऑफकोर्स पीवी सिंधु जो कैप्टन रह चुके हैं ऑलरेडी, जिनके से ही लीड हो रहा है पूरा टीम। और एक अनमोल खरब नाम है, ये भी बहुत इमेंस कंट्रीब्यूशन किया गया है यहाँ पर इनके द्वारा भी इन दिस बैडमिंटन एशिया टीम चैम्पियनशिप। 2016 से हर साल हो रहा है और इस साल का जो है ये मलेशिया में कंडक्ट किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन है जो मेरे को लगा इंपॉर्टेंट एग्जाम में जो पूछ सकता है, इसके लिए आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इवेंट जो अगेन वो भी बैडमिंटन से रिलेटेड है। देखिएगा इससे पहले जो इवेंट था वो था बैडमिंटन एशिया टीम चैम्पियनशिप था वो। तो ये जो इवेंट है ये है सिंपल बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इवेंट है ये भी बेसिकली हर साल होता है। इस साल चाइना में हुआ है, याद रखना आपको, चाइना में कंडक्ट किया गया। वो जो कंडक्ट हुआ था दिस वॉज इन मलेशिया में कंडक्ट किया गया था, और ये वाला इस बार चाइना में कंडक्ट हुआ है। जोनाथन क्रिस्टी इन्होंने जीता है इस साल जो है सिंगल मेंस का जो अवार्ड है यहाँ पर। जोनाथन क्रिस्टी हैज़ वॉन दिस सिंगल मेंस कैटेगरी अवार्ड बाय डिफीटिंग चाइनीज़ प्लेयर। एक चाइनीज़ प्लेयर को डिफीट किए और ये इंडोनेशिया से बिलोंग करते हैं। ही बिलोंग्स टू इंडोनेशिया एंड ही डिफीटेड अ चाइनीज़ प्लेयर इन दिस फाइनल्स ऑफ दिस 41st नंबर का जो इवेंट था ये साल का हुआ है। बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप चाइना में कंडक्ट किया गया ये चीज़। तो सिंगल मेंस इंपॉर्टेंट है और सिंगल वुमेंस, ये 2 मेन याद रखना है आपको।
भाई कुछ याद रखें न रखें, जो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप है ना, सिंगल मेंस में कौन जीता है बताया आपको मैं, जोनाथन क्रिस्टी हैज़ वोन दिस बाय डिफीटिंग अ चाइनीज़ प्लेयर। और सिंगल वुमेंस जो है ये चाइना का ही प्लेयर है, वैंग शी नाम है इनका, ठीक है ना। और डबल मेन डबल वुमेन एक बार आप देख लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर सिंगल ज़्यादातर एग्जाम में पूछता है ज़्यादा, डबल्स रेयर एग्जाम में आता है, फिर भी उसका मेंशन कर दिया, उसको एक बार आप देख लीजिएगा। और इसका बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप का हेडक्वार्टर्स कहाँ मिलेगा आपको, मलेशिया में मिलेगा ऑफकोर्स, और कैन प्रेसिडेंट का नाम भी यहाँ लिखा हुआ है। कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन है जो मेरे को लगा जो पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन, उसको मैं लिख दिया यहाँ पर, उसके ऊपर आप देख लीजिएगा। तो इवेंट है वो अंडर 19 वर्ल्ड कप से आ रहा है, दिख रहा है आपको अंडर 19 वर्ल्ड कप। अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है वो रिसेंटली साउथ अफ्रीका में हुआ था, तो वहाँ से ऑस्ट्रेलिया जो है उस इवेंट को कप लेते हुए आपको यहाँ दिख रहा होगा। ऑस्ट्रेलिया ने बेसिकली इंडिया को फाइनल में हरा दिया था इस अंडर 19 कैटेगरी, जो साउथ अफ्रीका में हुआ था। क्या रखना है आपको, ऑस्ट्रेलिया हैज़ वोन दिस एंटायर चैंपियनशिप डिफीटिंग इंडिया। 19 का जो ये कैटेगरी है, यहाँ पर इंडियन टीम का जो कैप्टन का नाम अगर आपको एग्जाम पूछ सकता है, या वो उदय शरण वॉज द कैप्टन ऑफ अंडर 19 इंडियन मेंस टीम। याद रखना आपको, टीम इंडिया का जो कैप्टन है, याद रखना आपको यहाँ पर इनको प्लेयर ऑफ द मैच का भी अवार्ड मिला था, ठीक है ना। मगर ओवरऑल इवेंट है वो ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीत लिया अंडर 19 का। नेक्स्ट जो है BCCI का प्रेसिडेंट जो है इस वक्त के रॉगर बिनी नाम है इनका, इन्होंने जो है कंफर्म किया कि राहुल द्रविड़ को रिप्लेस करेंगे गौतम गंभीर टू बी एज अ हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। गौतम गंभीर को बेसिकली नया जो हेड कोच है ये बनाने की बात करें, और रिप्लेसिंग राहुल द्रविड़ इस वक्त हैं, उनको हटा के विल बी डूइंग विद दिस। एंड रॉगर बिनी इस वक्त के BCCI प्रेसिडेंट है, जो इस वक्त ये डिसाइड किए बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। आपको इसको पॉइंट पर याद रखिएगा। नेक्स्ट तरफ से आ रहा है चेस ओलंपियाड, जो हर साल होता है। जो नेक्स्ट ओलंपियाड होने वाला है 45th एडिशन वाला, वो हंगरी में होगा। आपको इसका कैपिटल आपको मिलेगा आपको बुदापेस्ट में। तो लास्ट इवेंट ऑफकोर्स आपका इंडिया में हुआ था, नेक्स्ट इवेंट जो होने वाला है वो आपका बुदापेस्ट में होगा, जो ऑफकोर्स कैपिटल है हंगरी का। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि हमारे जो स्पोर्ट्स एंड अफेयर्स मिनिस्टर हैं अनुराग सिंह ठाकुर, पुराने हैं बेसिकली, इस वक्त के आपके मनदीप सिंह मलाविया हैं, ठीक है, वो इस वक्त के हैं, मगर इस वक्त के पुराने वाला इवेंट है। तो दिख रहा होगा आपको चेस ओलंपियाड जो नेक्स्ट इवेंट होने वाला आपका ये बुदापेस्ट में, इससे पहले इंडिया में हो चुका है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो मेरे को लगा अच्छा एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको। फर्स्ट इज इंडियन कोस्ट गार्ड डे, 1 फरवरी में मनाते हैं। नेक्स्ट इज इंडियन वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे है ये, 2 फरवरी को, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं, और वर्ल्ड पल्सेस डे है 10 फरवरी को, वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी है, और NGO डे 27 फरवरी है, और 28 फरवरी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, नेशनल साइंस डे, और रेयर डिजीज डे 29 फरवरी, अगर लीप ईयर आया तो ही ये आ सकता है, ठीक है। रखना इसको कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं मेरे हिसाब से। इंडियन कोस्ट गार्ड डे याद रखना जरूरी है, और साइंस डे इंपॉर्टेंट है, पल्सेस डे और कैंसर डे, ये 4 दिन तो बहुत ही, और आपको वेटलैंड डे भी, ये 4-5 डे कुछ है, आप उसको देख लीजिएगा। और 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे भी मनाते हैं हम लोग, ठीक है। लास्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। कुछ प्लेसेस इन न्यूज़ है जो इंडिया के अंदर जो मेरे को लगा कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ से। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर न्यूज़ में कवर कर रखा हूँ, मगर आपको न्यूज़ सेशंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर वो प्लेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जामिनेशन में ये जगह का नाम दे देगा, या फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह का नाम दे देगा, पूछेगा कि किस स्टेट में बिलोंग करता है। फर्स्ट जो है यहाँ आपको दिख रहा होगा कर्नाटका का बंदीपुर नेशनल पार्क जो है वो न्यूज़ में है, आपको मिलेगा कर्नाटका में। न्यूज़ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर वो लोकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेट के स्टेट में वो पूछ सकता है आपको। बंदीपुर नेशनल पार्क आपको मिलेगा आपको कर्नाटका में, और यहाँ पर रेलवे लाइन का प्रपोजिशन है, मगर वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका कसरगोड याद ना आपको, ये आपका फेमस प्लेस है केरला के अंदर। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलेगा वो केरला में, बेसिकली बताया आपको मैं ऑलरेडी। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेसिकली यहाँ पर ऐसा पहला एयरपोर्ट है जहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ओपन होने वाला है एक एयरपोर्ट के अंदर, जिस कोचिन केरला में मिलेगा आपको। नेक्स्ट जो है काजीरंगा नेशनल पार्क मिलेगा आपको असम के अंदर, और रोलापुर वाइल्ड सेंचुरी आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश के अंदर। ये कुछ 4-5 जगहें हैं जो मेरे को लगा एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो प्लेसेस इन न्यूज़, वर्ल्ड न्यूज़ है यहाँ पर आपको ऐसा सच वर्ल्ड न्यूज़ तो नहीं पूछेगा, मगर वो पूछ सकता है कि वो कंट्री का कैपिटल पूछ सकता है ज़्यादातर, क्योंकि जो भी कंट्री न्यूज़ में होते हैं ना उसका कैपिटल ज़्यादातर वो पूछते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, फ्रांस का कैपिटल आपको मिलेगा आपको पेरिस, तो वहाँ से अपना फ्रांस में न्यूज़ क्या है, UPI का जो वहाँ लॉन्च है, तो वहाँ पर आपका ये एफिल टावर में इसको लॉन्च किया गया UPI सिस्टम को। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका आइसलैंड की तरफ से। आइसलैंड में रिसेंटली एक वोल्केनो इरप्ट हुआ है, ठीक है ना। ग्रीस का जो PM है वो आपके रिसेंटली इंडिया आए थे, तो वो एक न्यूज़ है। ईरान बेसिकली 15 डे वीज़ा फ्री ट्रैवल का पॉलिसी लेके आया इंडिया के लिए, तो वो भी एक न्यूज़ है यहाँ पर। कतर ने बेसिकली 20 ईयर्स का डील कर रखा है LNG सप्लाई के लिए, लिक्विफाइड नेचुरल गैस के लिए, तो वो ऐसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर कैपिटल्स ज़्यादातर पूछता है। मैंने यहाँ पर कैपिटल्स मेंशन कर रखा है,
यहाँ पर उसको एक बार आप देख लीजिए कंट्री वाइज कैपिटल क्या क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका ये थाईलैंड से है। थाईलैंड में आपका जो लॉर्ड बुद्धा के रिलिक्स वहाँ लेके गए थे, तो अब उस वजह से यह न्यूज़ में है। बैंकॉक कैपिटल मिलेगा आपको। इंडोनेशिया का नया कैपिटल है नुसंतारा, याद रखना आपको ये चीज़। रावंडा आपको अफ्रीका में मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी न्यूज़ में मिलेगा। कैमरन मिलेगा आपको न्यूज़ में। और चिली वर्ल्ड का थिनियस्ट कंट्री, वर्ल्ड का सबसे नैरोएस्ट कंट्री है चिली, याद रखना आपको। सेंटियागो से मिलेगा आपको कैपिटल। सूरीनेम एक आपका ये भी साउथ अमेरिकन कंट्री है, ये भी यहाँ पर इसको न्यूज़ में मिलेगा। ऐसा न्यूज़ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर कैपिटल्स एग्जाम में पूछ सकता है। और न्यूज़ भी एक बार आप बस ओवरलुक करके जाइए एग्जामिनेशन से पहले कि क्या ये पर्टिकुलर हाईलाइट क्या है न्यूज़ में। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यूपीआई यहाँ लॉन्च हुआ है एफिल टावर के अंदर, तो वो इंपॉर्टेंट है यहाँ से। और 15 डे वीज़ा फ्री ट्रैवल का बात हो रहा है ईरान से। और LNG का सप्लाई का डील हुआ है यहाँ पर कतर के साथ। बुद्धा के रिलिक्स लेके गए थे हम लोग, सॉरी आपका सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के रिलिक्स दिए गए थे बेसिकली आपका थाईलैंड के जो किंग है उनको, ताकि वो वहाँ पर उनको रेस्पेक्ट दे सकें। और इंडोनेशिया का नया कैपिटल नुसंतारा है, इससे पहले कैपिटल जकार्ता था, तो वो अब नहीं रहा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको रावंडा न्यूज़ में मिलेगा। और कैमरन भी न्यूज़ में है, अफ्रीकन कंट्री है, एक बार जस्ट ओवरलुक कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ ये वीडियो एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट के आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।